हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो? स्टूडेंट्स सब लोग आ गए? चलो, माई सेल्फ वैदेही केलकर, कल ही मिले थे। मैं पढ़ाने वाली तुम्हारी 12th ग्रेड की बायोलॉजी। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट किसी भी सब्जेक्ट का हो, किंडरगार्टन से लेके 12th तक सब क्या मिलता है? फ्री, फ्री और फ्री। तो जब ये सब कुछ फ्री मिल रहा है तो किसी और प्लेटफॉर्म पे क्यों जाना? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन कंटेंट, क्योंकि भैया टाइम बहुत कम है, फोकस रखना है, फटाफट कोर्स खत्म करना है, रिवीजन भी करना है और फुल ऑन फुल लेके आने हैं। तो देखो, ये है हमारा चैप्टर इकोलॉजी। ये आखिरी वाला यूनिट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक चैप्टर उसका बच गया था, वही हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखो इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो, तो भैया इस चैप्टर में आता है चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इशू। तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके पास ये तीनों के तो वीडियो है, तो जाके वापस देख लेना। नहीं है तो मैं तो पढ़ाने ही वाली हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए जो एक चैप्टर बच गया था तुम्हारे टर्म 2 के लिए, वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो हम शुरू करेंगे। तो ये अब शुरू करने से पहले जल्दी याद करो, मैंने बताया था ना कल के वीडियो में कि अब हमारा प्लेटफॉर्म हिंदी में भी है। तो ये चैनल पे जाओ, एक अलग पेज है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी करके। तो जो भी तुम्हारे हिंदी मीडियम के फ्रेंड है, फटाफट भैया व्हाट्सएप उठाओ, फॉरवर्ड करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करवा लो। उनको बोलो तुमको भी पीछे रहने की जरूरत नहीं, तुम भी फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हो। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो अब चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो ऐसे समझते हैं तुम सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठे, फिर मम्मी ने उठाया, बट ऑब्वियस मम्मी उठाती नहीं, कुछ बच्चे हैं मेरे एकदम लाइक वेरी सिंसियर स्टूडेंट, खुद उठ जाते अलार्म लगा के। उठे सुबह, उठ के धूप आ रही थी, सपोज करो संडे था, नहीं तो बोलोगे मैम हम तो पहले स्कूल चले जाते हैं। हाँ ठीक है, अपन सपोज करो धूप आ रही थी, तुम उठे, बाहर निकले, धूप देखी, आहा मजा आ गई, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मजा आ गई। जैसे ही धूप आई तो तुम्हारे वो जो पौधे लगे हुए थे उन्होंने धूप एब्जॉर्व की, उनका क्या शुरू हो गया? फोटोसिंथेसिस। तुम गए पास है, आहा अनुलोम विलोम किया, मजा आ गई भैया, उससे एकदम ताजी ताजी ऑक्सीजन जो प्रोसेस होके फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट आ रही है, तुमने इनहेल की। अब तुमने, मम्मी ने चला है पौधों को पानी भी डाल दो भैया, तुमने बोला मम्मी पहले मेरे को प्यास लगी, तुमने पानी भी पी लिया, पौधों को भी पानी डाल दिया। फिर उसके बाद तुम्हें चिड़िया की भी आवाज आई, तुमने वो भी सुना, वाह बड़ा बढ़िया। फिर उसके बाद तुम्हें मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज ये भी दिख गया, बहुत सही चल रहा है ना। उसके बाद एकदम याद आया गलती से, कभी कभी हो जाता है कि और पढ़ना भी तो है, स्कूल भी तो जाना है, तो तुम फटाफट भागे और सारी चीजें करने लगे, अपने रूटीन में आ गए। अब बोलोगे मैम ये तो रोज करते, ये क्यों समझा रही हो? क्योंकि जब तुम उठे तुमने क्या किया? तुम्हारा लिविंग और नॉन लिविंग के साथ था इंटरैक्शन। तुम उठे, बाहर गए, सबसे पहले क्या देखा? धूप देखी, मजा आ गया। तो धूप, सनलाइट, क्या हुआ? नॉन लिविंग, इंटरैक्शन तो था। अब बोलोगे मैं हमने धूप थोड़ी ना ली है। अब धूप नहीं ली है पर वहां पौधे तो रखे हुए थे। अब बोलोगे मैम पौधे का क्या किया? अरे पौधे तो लिविंग थे, तो उन पौधों ने धूप जो नॉन लिविंग है उसको एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। अब उनका तुमने अनुलोम विलोम किया था कि नहीं किया था? तो भले डांट से कर लिया, कुछ लोगों ने मेडिटेशन के लिए कर लिया। अब उससे क्या आया? ऑक्सीजन मतलब एयर, ये भी क्या हुआ? नॉन लिविंग। मतलब तुम नॉन लिविंग पर प्लांट लिविंग, उतने में चिड़ी आ गई वो लिविंग, उसके बाद तुम्हारे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं वो लिविंग, घर का कुत्ता है तो वो भी लिविंग, मम्मी पापा सब लिविंग, पर इसके बीच में पानी भी पी रहे हो नॉन लिविंग, सनलाइट आ रही है नॉन लिविंग, ऑक्सीजन ले रहे हो नॉन लिविंग, रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो नॉन लिविंग। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसने ली? प्लांट ने ली, तो प्लांट लिविंग। तो ये सब क्या है? यही सारा जो हम इंटरैक्शन है। देखो जरा क्या लिखा है, इकोलॉजी क्या है भैया? इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरैक्शन। मतलब सुबह सुबह उठ के बेसिकली जो हम करते हैं उसी की पढ़ाई, मतलब सुबह सुबह नहीं, ऐसे पूरा बड़े लेवल पे, ठीक है। इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, तुम ऑर्गेनिज्म थे, पौधे ऑर्गेनिज्म थे, चिड़िया ऑर्गेनिज्म थी, तुम्हारे घर का कुत्ता ऑर्गेनिज्म था, एंड between the organism and its physical abiotic environment। अब समझो, मतलब
आज से बायोलॉजी स्टूडेंट नॉन लिविंग बोलना छोड़ दो। क्या हम बोलेंगे? एबायोटिक। तो बायोलॉजी में जो भी चीज लिविंग होती है उसको हम बोलते हैं बायोटिक, और जो भी चीज नॉन लिविंग रहेगी उसको बोलेंगे एबायोटिक। तो बेसिकली हर सेकेंड में तुम क्या कर रहे हो? इंटरैक्शन कर रहे हो नॉन लिविंग चीजों के साथ, मतलब एबायोटिक के साथ, और खुद तो लिविंग हो ना, तो बायोटिक के साथ। तो इन्हीं दोनों का इंटरैक्शन को क्या बोलोगे तुम? किस ब्रांच के अंदर हम पढ़ाई करेंगे उसकी? इकोलॉजी। आया समझ में? एकदम इजी पीजी है। अब देखो सेकेंड, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म तुम हो गए, तुम नहीं अपने जैसे ढेर सारे ले आए, मतलब मैं पैदा करने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं काउंट बोल रही हूं, जनगणना, ठीक है, काउंटिंग। अब तो वही एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो उसको क्या बोलने लगे? पॉपुलेशन। जैसे अगर याद होगा जो लास्ट काउंटिंग हुई थी उसमें हम ह्यूमन का काउंट भी देते हैं, फिर उसके बाद कितने पर्टिकुलर एरिया में गाय हैं उनका भी काउंट देते, पर सब अलग अलग स्पीशीज का। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हम पॉपुलेशन ही बोलेंगे। अब वही पॉपुलेशन का इंटरैक्शन हो रहा है तो हमने बोला भैया कम्युनिटी बोल दो, ठीक है। जैसे सपोज कर लो तुम्हारे एरिया की कम्युनिटी हो गई, तुम्हारे पास वाला एक कॉलोनी है उसकी एक कम्युनिटी हो गई, उसके पास एक और कॉलोनी है उसकी कम्युनिटी हो गई। अब यही सारी कम्युनिटी मिल के और बड़ा पिक्चर लेके आओ तो क्या बोलोगे? बायोम्स। बायोम्स को थोड़ा होल्ड रखना, आगे जाके हम इन डिटेल ही पढ़ने वाले। तो बोलोगे मैम थोड़ा समझ में नहीं आया बॉय, कोई बात नहीं, वापस पेशेंस से बैठे रहो, इतना तो आया समझ में वापस। अब तो क्या हुआ? इकोलॉजी क्या हुआ? एक ऐसा सब्जेक्ट जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरैक्शन है। अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, पर ये दिया किसने था? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रामदेव मिश्रा। इन्हीं को हम फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। तो सोचो इंडिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट था पर कोई डिपार्टमेंट नहीं था मिनिस्ट्री का। मतलब इन्हीं के वर्क और कंट्रीब्यूशन के कारण आज तुम जो देखते हो ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, तो ये जो डिपार्टमेंट बेसिकली बना, इस्टेब्लिश हुआ, वो किन के इनडायरेक्ट वर्क के कारण है? इन्हीं के कारण। इन्होंने इतना रिसर्च कर डाला कि गवर्नमेंट को बोला भाई साहब अब तो अलग मिनिस्ट्री खोलनी ही पड़नी है, इतना ज्यादा कंजर्वेशन जो करना है। याद करो मैंने बताया था अगले इसमें कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? एक ट्रॉपिक लेवल या एक ऑर्गेनिज्म को हटा दोगे, फूड चेन गड़बड़ा जाएगी। फूड चेन गड़बड़ा जाएगी तो एंड में तुम ही भुगतोगे, तो मतलब तुम नहीं, ह्यूमन ही भुगतेगा। तो फिर गवर्नमेंट को लगा नहीं भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कुछ किया उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट सेट कर दिया। ठीक, तो ये थे हमारे मेन साइंटिस्ट रामदेव मिश्रा, जिनको हम फादर ऑफ इकोलॉजी या हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी बोलते हैं। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब बोलोगे मैम ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा है, ऐसे कैसे? चलो ऐसे नहीं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। हर चीज एट द बॉटम नॉन लिविंग की बनी है कि नहीं? अब कैसे? मैं बोलो कि कैसे, हम तो लिविंग है। चलो मैं उल्टा बताती हूँ, जैसे नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। एक हुआ बड़ा बायोम्स, ठीक है, या बायोस्फीयर, या बायोस्फीयर तो चलो और बड़ा हो गया, उससे नीचे थोड़ा आया बायोम्स, फिर उसके नीचे और आया इकोसिस्टम। अच्छा बोलोगे मैम ऐसा मजा नहीं आ रहा, नहीं मजा आ रहा, चलो ऐसे समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? इवोल्यूशन की कहानी बता रही हूँ, ठीक है। अब ये तुमको पता है बिग बैंग हुआ, ठीक है, गर्म था पूरा पृथ्वी, ठंडा ठंडा होता गया, पानी आते गया, पानी मतलब H2O का फॉर्मेशन हुआ, मैम ये तो पता है। उसके बाद क्या? H2O में छोटे छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनने लगे। अब बोलोगे मैम मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बने? अरे याद करो केमिस्ट्री, एटम आया, एटम के अंदर क्या था? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बाहर, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब ये एक एटम आया, एटम ने बोला मेरे को अकेले नहीं रहने का है, तो उसने बोला ठीक है एक और एटम के साथ आ जाते। 2 एटम आए, बोला हम बन गए मॉलिक्यूल। तो ऐसे एक मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल बना, 3 मॉलिक्यूल बना। इन्होंने बोला चलो पार्टी करते हैं। पार्टी करते मतलब चलो एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक जगह इकट्ठा हो गए। तो ऐसे छोटे 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 मॉलिक्यूल बन गया बड़ा मॉलिक्यूल। तो बायो में बड़े को क्या बोलते हैं? मैक्रो। तो बन गया मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल ने बोला हमें अभी भी मजा नहीं आ रहा,
तो फिर क्या हुआ, फिर बोले मैम अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे सोचो सेल ऑर्गेनेलीज पहले बनने लगी, स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, ये पहले भी पढ़ा होगा, वापस एक बार तुम्हें रिमाइंड करा रही हूं। तो ऐसे धीरे धीरे मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब अब बोलना मैम जो पहले था अभी भी वैसे ही है, नहीं, बहुत मॉडिफिकेशन आ चुका है, पर मैं एकदम उस टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल इकट्ठे होने लगे। अब मैक्रोमोलिक्यूल इकट्ठे होके थोड़ा थोड़ा सेल ऑर्गेनेली की तरह बिहेव करने लगे। अब सेल ऑर्गेनेली, एक माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला अरे यार मेरे ऊपर पूरा लोड है एटीपी बनाने का, क्या करे, क्लोरोप्लास्ट ने बोला एक काम करता हूँ भैया, मैं ये जो सनलाइट है ना उसको ट्रैप करके ग्लूकोज बना के देता हूँ, उसको तुम यूज कर लो और अब तुम बना देना एटीपी। फिर ऐसे धीरे धीरे सारे सेल ऑर्गेनेली इकट्ठा होने लगे। तो बाहर जो वही मैक्रोमोलिक्यूल थे उन्होंने बोला चलो वापस इनको एक केज में बंद कर देते। केज में बंद कर दिया, मतलब क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन आ गई। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन बंद हुई और अंदर सारे मैक्रोमोलिक्यूल, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद और छोटे छोटे मॉलिक्यूल तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया आ गए। तो इसको क्या बोलने लगोगे आप, इस पूरे चीजों को क्या बोलने लगोगे, जब एक चीज में हर चीज थोड़ी थोड़ी आ गई, सेल। अब समझो बात को, ये वो सेल था, इसको हम प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हर चीज एकदम टूटी फूटी टाइप की थी। मतलब जैसे पहले, अगर तुम लोगों ने तो देखा ही नहीं है, मैंने देखा था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टीवी आता था इतना बड़ा, तो ये समवट ऐसी समझ लो एकदम पुराने बाबा आदम के जमाने वाला टीवी नहीं, सेल है, आज भी है, पर आज ज्यादा क्या हम यूज करते हैं, मॉडिफाइड स्क्रीन, है ना। तो हर चीज मॉडिफाइड है, टच चीज है, ये मेरा ये भी टच है, तुम जिसमें देख रहे हो वो भी टच स्क्रीन है। तो अब उस टाइम क्या था, उस टाइम तो भैया प्रिमिटिव ही बनेगा, तो वो प्रिमिटिव वाला बन गया। तो अब कहाँ क्या हुआ, सेल का फॉर्मेशन हो गया जैसे तैसे। अब एक सेल ने बोला मजा नहीं आ रहा यार, मतलब बोर हो गए अब, पर ये मजा नहीं आ रहे हैं कि पहले इसी एक सेल वाले मेंबर में कौन कौन आ गया, तुम्हारा किंगडम मोनेरा 11th में पढ़ा होगा, तुम्हारा किंगडम प्रोटेस्टा वो भी 11th में पढ़ा होगा। अब ये सेल बोलने लगे चलो एक काम करते हैं, यूनिसेलुलर तो चल ही रहा है, थोड़ा थोड़ा एक साथ ट्राई करते इकट्ठा आने का। तो ट्राई करने लगे तभी, अगर तुमको याद होगा जब तुम किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ते हो तो वहां लिखते सम आर मल्टी सेलुलर, सम लिखते या फ्यू आर मल्टी सेलुलर। तो वहां पे उन्होंने बोला अकेले नहीं रहेंगे यार, थोड़ा टीम बना के रहेंगे। अब यही टीम और थोड़ी तुम्हें एकदम क्लियर कट दिखने लगी, किस में दिखने लगी, किंगडम फंजाई में। अब किंगडम फंजाई के बाद बोला सेल ने नहीं, हम तो भैया एक साथ ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। तो किंगडम प्लांटे में था, किंगडम फंजाई तक था टिश्यू, और प्लांटे में आ गया ऑर्गन्स, आ गए कि नहीं ऑर्गन्स। उसके बाद तो तुमको कहानी पता ही है, किंगडम और ऑर्गन्स के आने के बाद सारे ऑर्गन एक साथ जुड़ने लगे। उन्होंने बोला अपन अब एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक। अब ऑर्गन सिस्टम, ऐसे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एक साथ एक इंसान नहीं मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए, तो वो क्या बन गया, पूरा ऑर्गेनिज्म। देखो, तो ऑर्गन से आया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन मतलब यहाँ ऑर्गन लिखा है, पर ऑर्गन के बाद क्या आता है, ऑर्गेन, पूरा ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जिसमें आ जाते हैं वो बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म के बाद आए पॉपुलेशन। अरे अगर हम हर चीज से थोड़ा ऐसा मर्ज करते जा रहे हैं, तो अगर एक इंसान है, अब उसी को तुमने बहुत सारे इंसान काउंट कर लिए एक पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या बोलोगे, पॉपुलेशन ही तो बोलोगे ना। आप बोलोगे मैम फिर कम्युनिटी क्यों आई, वही चीज जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, तुम्हारे इतने एरिया, जिस एरिया कॉलोनी में तुम रहते हो वो तुम्हारी कम्युनिटी हो गई, कोई शॉपिंग मॉल होगा उस वाले एरिया की एक कम्युनिटी हो गई, इस तरफ की एक कम्युनिटी होगी। अब यही सारी कम्युनिटी, जैसे इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग कम्युनिटी मिलती है, अब पहाड़ी लोग कहाँ मिलेंगे, पहाड़ में ही मिलेंगे, तो वो पहाड़ियों लोगों की कम्युनिटी हुई। कुछ आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब उसके बाद यही कम्युनिटी पर्टिकुलर एरिया में रहने लगी, जो लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरैक्शन करने लगी, वही पहली वाली स्लाइड में क्या बोलने लगे भाई, इकोसिस्टम। अब यही इकोसिस्टम, अब एक टाइप का इकोसिस्टम था कि कैसा इकोसिस्टम था, पानी में रहने वाले जानवर, अब उनका ही अपना इकोसिस्टम था। मछलियां पानी में रह रही है, उनका इंटरैक्शन कितना है, पानी के अंदर। अब मैंने बोला ये एक इकोसिस्टम है। दूसरा इकोसिस्टम क्या है, उसी पॉन्ड या पानी के बाहर थोड़ा सा ग्रासलैंड टाइप का है, तो वो दूसरा इकोसिस्टम हो गया। अब इसी के बाहर थोड़ा दूर देखा तो पहाड़ी है, तो पहाड़ी के बीच में इंटरैक्शन है, वो अपना एक इकोसिस्टम हो गया। इन्हीं सारे इकोसिस्टम को अब मेरे को बल्क में मैग्नीफाई करके एक बड़ा वर्ड देना है,
मैंने क्या बोल दिया, बायोम्स। कुछ समझ में आया? तो अगर हमने बोला कि कहाँ से हर चीज ऐसे इंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई है, तो बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम्स तक। पर तुम्हारी बुक में याद रखना किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस पर्टिकुलर जगह से। सेफर साइड रहना है तो ऊपर से लिख दो, कोई हम नहीं है, अपन को तो फुल मार्क्स स्कोर करने से मतलब है कि नहीं। चलो अब तो यहां देखो, इस डायग्राम में वही चीज एक्सप्लेन की है। एटम, एटम का बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का बना सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली का बना सेल, यूनिसेलुलर उसमें आया था। अब यूनिसेलुलर ने बोला मजा नहीं आया, चलो पार्टी करते हैं, तो बन गया टिश्यू, टिश्यू बना ऑर्गन, ऑर्गन का बना ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे ऐसे सिस्टम मर्ज होके क्या बन गया, एक ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने काउंट कर लिए एक पर्टिकुलर एरिया के, तो क्या बन गए, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हमने अब उसका इंटरैक्शन कर दिया आपस में ही दूसरे पॉपुलेशन के साथ, नॉन लिविंग के साथ, बोल दिया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को ही हमने और बड़े लेवल पे, देखो यहाँ पे अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा हो तो क्या बोलेंगे, बायोम्स। और अब अर्थ पे हमने बोला जितना भी एरिया है भैया जिसमें लिविंग, नॉन लिविंग, जहां लाइफ है, उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। तो बायो मतलब जिंदा, स्फीयर मतलब वो वाला एरिया जहां पे जिंदा कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। इतना क्लियर हुआ? चलो अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब अगर देखोगे, ओके, तो अब अगर देखोगे तो सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी चीज को पढ़ने का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया को ही उठा लो। अब बोलोगे मैम अपन तो इंडियन है तो इंडियन ही बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, अपने यहाँ ना हर चीज मिल जाएगी। अब कैसे हर चीज मिल जाएगी, मतलब हर टाइप का हैबिटेट मिल जाएगा। हैबिटेट मतलब वही अलग अलग कंडीशन जिसमें है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिसमें रह रहे हो। अब कैसे, देखो ये इंडिया का मैप है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है स्क्रॉचिंग राजस्थान डेजर्ट। स्क्रॉचिंग क्यों लिखा है मैम, अरे कितना भीषण गर्मी होती है राजस्थान में, एकदम 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 गर्मी, और रात को वही रेत एकदम ठंडी हो जाती है। तो कितना ऑपोजिट टेम्परेचर है, तुम्हें समझ में आ रहा है? पानी है ही नहीं, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ना रेनफॉल होता है, पानी भी नहीं गिरता, तो इतना एक्सट्रीम कंडीशन हुआ पहला। अब बताओ इंडिया में कहाँ मिलता है, थार डेजर्ट है कि नहीं? ये देखो, तो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट दे रहा है तुमको एक बेहतरीन हैबिटेट। लोग देखने जाते हैं, बोट्स खत्म हो जाए जरूर घूमने जाना। उसके बाद अब इसी का उल्टा, जहां तक एकदम सूखा, पानी प्यास लग रही है, धूप अलग है ना, इतने सारे ऐड आते हैं, यूज करते हैं, इसी का उल्टा, बस बारिश ही बारिश हो रही, पूरे टाइम बारिश 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 बारिश। कहाँ पे, सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट। तो ये हमारे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अलग अलग टाइप के सबसे ज्यादा रेनफॉल इसी एरिया में होती है इंडिया में। अगर याद होगा जरा बताना मेरे को चैट बॉक्स में कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा, कौन से प्लेस में सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलती है हमारे पूरे इंडिया में से। अब देखो, तो मेघालय फॉरेस्ट क्या हुआ, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, अंटशंट बारिश। तो ये था एकदम सूखा, ये था उसका जस्ट ऑपोजिट। अब बोलोगे मैम ये क्या लिखा है, डीप ओशन ट्रेंचेस। देखो ट्रेंचेस का मतलब है गहराई, ओशन मतलब बट ऑब्वियस ओशन। अब बोलोगे मैम ये क्यों लिखा है इंडियन में, भूल गए क्या, इंडिया के पास अपना समुद्र भी है जिसको बोलते हैं इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में जावा के पास एक जगह है, वहां पे जो डीप ट्रेंचेस है ना, वो कितनी है पता है, 4000 मीटर डीप है। सोचो कितनी गहराई है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अब बोलोगे मैम वो क्यों पढ़ रहे, अरे वो भी अपना अलग हैबिटेट है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट, कुछ माइक्रोब्स उस पर्टिकुलर ट्रेंचेस में मिलेंगे, वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स मतलब मैं एकदम बेसिक लेवल पे बोल रही हूँ, ठीक है, ये मत बोलना हो मैम बड़ा सा पौधा मिलेगा, नहीं वो नहीं बोल रही हूँ। तो छोटे जो वहां पे फ्लोरा फना मिलेगी, वो जो ट्रेंचेस में मिलेगी, वो सेम तुम्हें राजस्थान में नहीं मिलने वाली है। बट ऑब्वियस हर चीज का क्या हुआ है, हर प्लांट और एनिमल ने खुद को उस तरीके से ढाला हुआ है। चलो अगला आता है टोरेंशियल स्ट्रीम। अब बोलोगे मैम टोरेंशियल का मतलब क्या, ऐसी जगह जहां पे तुम गीले हो जाओगे, जहां भी बारिश होती है और जहां पानी फ्लो होता रहता है। जैसे तो तुम्हारा हुआ महाबलेश्वर, हुआ कि नहीं, तो बोर्ड एग्जाम हो जाए उसके बाद पक्का जाना, बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। तो महाबलेश्वर हुआ, तो वो क्या है, जैसे तुम्हारा नॉर्थ साइड में जाओगे तो वहां भी जितना भी नदी का उद्गम प्लेस हो रहा है, पानी बह रहा है, कंटिन्यूसली बह रहा है, तो स्ट्रीम्स मतलब वही बहने वाला पानी, टोरेंशियल मतलब जो एरिया मैंने बताया। अब देखो, अब बोलोगे मैम ये क्या हो, कहा, अभी तो बताया महाबलेश्वर वाला एरिया।
अब उसके बाद आते परमाफ्रॉस्ट पोलार रीजन। अब बोलेगा मैम ये तो इंडिया में मिल ही नहीं सकता क्योंकि उसमें पोलार रीजन लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, एकदम सही, पर गलत भी। बोलोगे मैम क्यों? अरे देखो तो जरा वर्ड क्या लिखा है, परमाफ्रॉस्ट। इस वर्ड का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे टेम्परेचर किसके नीचे हो, 0 डिग्री के नीचे हो। तो बताओ बच्चों, इंडिया में कौन सी जगह है ऐसी? भूल गए? लद्दाख। ले, है कि नहीं? वहां -15 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो भले मैंने यहाँ पोलार लिखा है, पर इंडिया में ये जो जगह दिख रही है वो बहुत ही तगड़ी जगह है। ये है हमारी परमाफ्रॉस्ट रीजन। उसके बाद आते हैं हाई माउंटेन टॉप। ये तो पता ही है, एमपी में ही हो गया तुम्हारा सतपुड़ा विंध्याचल, नॉर्थ साइड में हो गया राजस्थान, नीचे साइड में हो गया मलाबार, इस साइड में छोटा नागपुर प्लेटेओ, ऊपर में इतना बड़ा हिमालय तो है ही बैठा। तो ये सारा हो गया हाई माउंटेन टॉप। अब बोलोगे मामी क्यों बता रहे हो? ये मैं बता रही हूँ, सबके हैबिटेट अलग अलग है, जरा इंटरलिंक करके देखो। जो जानवर तुमको यहाँ मिलेगा वो यहाँ नहीं मिलेगा, रीजन है ना। अब देखो, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग। बॉइलिंग मतलब उबलता हुआ, थर्मल मतलब ऐसी जगह जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जल्दी बताओ, इंडिया में कौन से? केदारनाथ, बद्रीनाथ वाला है कि नहीं जगह जहां पे क्या बॉइल होता रहता है, कुंड होता रहता है। तुमने सुना होगा इतना गर्म पानी था कि बस एक आलू डाल दो पूरा आलू उबल जाएगा। क्यों उबल जाएगा भैया? क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम उस वाले एरिया से एनर्जी निकाल सकते, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इंडिया के पास साइंस है पर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। पर तुम लोग करने वाले मेरे को पता है, क्योंकि सेम ऐसी चीज यूएस में मिलता है जिसको येलोस्टोन नेशनल पार्क बोलते हैं। वहां भी सेम बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स ही हैं, पर उन लोगों ने क्या किया, वो फ्लैट एरिया में है ना, तो उन्होंने वहां पे सेटअप लगा दिया। बस अब वहां से एनर्जी निकाली, पूरा प्लांट सेट करके रखा है, थर्मल पावर प्लांट। वहां से वो जो नीचे जमीन के नीचे से एनर्जी आ रही ना, उसी को यूज कर लिया उन लोगों ने। पर अपने आप प्रॉब्लम है, ऐसी पहाड़ी वाले एरिया ये सब चीजें मिल रही है, तो कैसे सेटअप करेंगे? कोई बात नहीं। अब बोलोगे मैम ये क्या है? स्टिंकिंग कॉम्पोस्ट पिट्स। अरे कॉम्पोस्ट मतलब क्या? जहां खाद बनती है। अब बोलोगे मैम इंडिया में खाद, अरे ये तो घर घर में मिलता है ना बाबा। तो कॉम्पोस्ट तुमने सोचा चलो खाद बनाते। खाद कैसी बनती है जल्दी बताओ। तुमने किचन वेस्ट लिया, गड्ढा खोदा, घर के गार्डन में सब डंप कर दिया, सॉइल डाला, और क्या किया, और उसको ढक दिया। अगर याद होगा तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक्सट्रीम कंडीशन। तो बोलोगे मैम एक्सट्रीम कंडीशन, ये तो समझ में आया, ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ये कैसी एक्सट्रीम कंडीशन हुई? तुमने जब उस कॉम्पोस्ट को ढका, तुमने उस कॉम्पोस्ट से क्या कट कर दिया? ऑक्सीजन सप्लाई या फिर एयर सप्लाई। तो अब सोचो दिमाग लगा के, उस कॉम्पोस्ट के अंदर जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने वाला है उसको एयर का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलेगा। खुद ही एक हुई एक्सट्रीम कंडीशन। अब बताओ वहां कौन रहेगा? एक माइक्रोब। वो कैसा रेस्पिरेशन करेगा? ये सब पढ़ा हुआ है तुमने 11th में। तो कैसा रेस्पिरेशन करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? मीथेन गैस, CH4। और यही गैस को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस। और इसी गैस तुम यूज भी करते हो, जो ग्रीन कलर के ऑटो चलते हैं वो क्या है? CNG बोलते हो ना। कंप्रेस की हुई नेचुरल, तो नेचुरल गैस का ही दूसरा नाम होता है बायोगैस। कंप्रेस नेचुरल गैस। अब बोलोगे मैम तो ये तो एक्सट्रीम कंडीशन है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। अब अगर याद करो, तुमने 11th में ही पढ़ा होगा जो रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स मतलब च्युइंगम खाने वाले। नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं। अपनी क्लास में जो बच्चे च्युइंगम खाते हैं ना, तो उनको बोलते तुम लोग रूमिनेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हो। क्यों? रूमिनेंट्स मतलब जो जुगाली करते हैं कि नहीं? खाना खाया फिर वापस खाना लेके आ, चबाते बैठे। तो अगर तुम लोग च्युइंगम खा रहे हो, आपसे कोई भी च्युइंगम खाते हुए देखा ना, तो उसको धीरे से जाके बोल देना तुम रूमिनेंट्स हो, उसको पता भी नहीं चलेगा क्या बोल रहे हो, ठीक है? तो रूमिनेंट्स मतलब क्या? जो जुगाली करे। अब बोलोगे मैम वो क्यों करते हो? कि उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनके जो गट है इस वाली जगह और नीचे वाली जगह में वापस वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा रहता है जो करता है सेलुलोज का डाइजेशन। अब उस पर्टिकुलर जगह उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो ये भी क्या हुआ? एक्सट्रीम कंडीशन। भाई साहब याद रखो, ऑक्सीजन हर जन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह रहा है, उसके लिए वो नॉर्मल चीज है, तो वो खुद एक एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाला ऑर्गेनिज्म बन गया।
इतना आई बात समझ में? तो वहां भी वही गैस प्रोड्यूस होती है जो कंपोस्ट पिट में प्रोड्यूस होती है। क्या नाम है? मीथेन। अब याद करो मीथेन कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। कुछ कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, बने रहो मेरे साथ। अब आते हैं, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बुक भी साथ में ओपन रखो। ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है मैम? ये डायग्राम आएगा तुम्हारा सेक्शन सी में, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें। ऐसा नहीं देने वाले एग्जाम में, वो ये सारी लेबलिंग गायब कर देंगे, ABCD कर देंगे, ठीक है? तो अपनी बुक में सबसे पहले तो भैया इस डायग्राम को मार्क कर लो 2 स्टार, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस बुक में कुछ पढ़ने वाले तो यही डायग्राम पढ़ने वाले हो। अब इस डायग्राम को समझेंगे कैसे। एक्स एक्सिस होती है, हम हमेशा कैसे समझते हैं? इस साइड। वाई एक्सिस कैसे होती है? ऊपर जाती, तो ऊपर समझेंगे, ठीक? अब देखो, हमने पहले थोड़ी देर पहले एक्सट्रीम कंडीशन पढ़ा था, डेजर्ट। तो मैंने क्या बोला था? बहुत भीषण गर्मी, एकदम टेम्परेचर अंट। तो जरा बताओ, अगर ये एनुअल टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा डिग्री कहाँ दिख रहा है अभी के लिए? इस जगह पे 30 डिग्री ज्यादा है। और उसी के साथ मैंने बोला था बारिश तो होती ही नहीं है, तो बारिश, इसी को हम बोलते हैं, अब बारिश बोलना छोड़ दो, रेन बोलना छोड़ दो, क्या वर्ड बोलोगे? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब वही पानी जब ऊपर गया, उसका डेंसिटी हैवी हो गया, कंडेंस हो गया, अब वो नीचे आया तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो अब प्रेसिपिटेशन मैंने बोला ऐसी जगह जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेसिपिटेशन, बारिश है ही नहीं है, बहुत कम है। तो देखो जरा, डेजर्ट वाला अगर तुम ये देखोगे तो कहाँ मार्क है? यहाँ पे। यहाँ से तो टेम्परेचर एक्चुअली शुरू होता है, ये तो उन्होंने बहुत नॉमिनल टाइप का दिया हुआ है, पर बहुत ज्यादा शूट हो जाता है वहां पे टेम्परेचर। और बारिश है क्या? नहीं, बिलो 50 सेंटीमीटर, बहुत कम बारिश, बहुत कम बारिश। अब इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स में अगर देखोगे, बोलोगे मैम ये हमको नहीं पता कहाँ है। अरे है बाबा, सब कुछ इंडिया में मिल जाएगा तुमको। अगर तुमको पता है रन ऑफ कच्छ, तो उसके पास एक प्लेस है जिसका नाम है बन्नी। वो बन्नी वाला बन्नी नहीं है, बन्नी उस प्लेस का नाम है। तो वो कैसा है? ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स में थोड़ी सिचुएशन डेजर्ट के मुकाबले ठीक रहती है। कैसे? देखो जरा, इसकी रीडिंग कैसे करोगे, थोड़ा मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, मतलब समझ में आएगा। अब देखो, टेम्परेचर तो मैम अभी भी वही है, हाँ है तो वही भैया, पर देखो यहाँ बारिश का थोड़ा सा स्कोप है, दिख रहा है? तो ये वाला अगर तुम देखोगे, ऐसी लाइन जब खींचोगे तो देखो बारिश का एरिया कितना है? प्रेसिपिटेशन, अब मैं भी बारिश नहीं बोलूंगी, तुमको बारिश बोलना छुड़वाना है मेरे को। तो प्रेसिपिटेशन का एरिया कितना है? फ्रॉम 50 to 100 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो अभी तुमने क्या पढ़ा? डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। अब मैं बोलूं चलो अब अगली रीडिंग लगाओ। अगली रीडिंग लगाओ मतलब क्या? सपोज करो तुम टेम्परेट फॉरेस्ट देख रहे हो, तो वापस अब बोलोगे मैम टेम्परेचर तो यहाँ भी उतना है ना, पर उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए कौन है? प्रेसिपिटेशन। कैसे पढ़ोगे? देखो जरा वापस, ये खींची लाइन यहाँ पे, यहाँ की लाइन खींची यहाँ पे। तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उसका जोन क्या है? अराउंड इन दोनों के बीच में हुआ 75 से लेके 200 सेंटीमीटर तक प्रेसिपिटेशन होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट के एग्जाम्पल क्या है? इन जनरल जितना भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो सब क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट के ही एग्जाम्पल है। अब बोलोगे अगला वाला मैम रीडिंग कैसे लगाए? देखो कैसे रीडिंग लगाओगे वापस। अब बोलोगे मैम ये तो टेम्परेचर अभी भी सेम चल रहा है, तो उन्होंने इन जनरल दिया है। डेजर्ट का टेम्परेचर तो और शूट करता है, ठीक है, पर उन्होंने एक ही मैप में तुमको समझाना था। अपन भी वही समझेंगे क्योंकि केस स्टडी में यही आएगा, तो अपन उसी पे फिक्स करते हैं। ये सारे ग्राफ याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब कैसे पढ़ोगे? ओके मैम इतना तो समझ में आ गया कि इसका टेम्परेचर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का सेम चल रहा है, फिर बारिश वैसे ही लाइन ड्रॉ करो जरा। रुको मैं वापस क्लीन करती हूँ, मतलब तुम्हें समझ में आ गया। यहाँ से तुमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ से लाइन ड्रॉ की, यहाँ देखो जरा रेंज देखो बारिश की कहाँ से है? 150 टू अराउंड 420 है ना, 425 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा बारिश। तो थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, जो तुम चैट बॉक्स में आंसर लिख के देने वाले हो, कि सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन इंडिया में कौन सी लोकेशन पे होता है, तो जरा मुझे पता करके चैट बॉक्स में लिख के देना। उसके बाद अगर वापस आए हम अगर इसी जगह पे, अब कोनिफर्स। अब बोलोगे मैम कोनिफर्स क्या है?
कोनिफर्स अगर तुमने ऐसे देखा होगा कार्टून में, इस टाइप के कुछ जो पेड़ बने रहते हैं ना, जिसको हम कोनिफर्स बोलते हैं, तो वो क्या आता है, कोनिफर फॉरेस्ट में आता है। अब बोलोगे मैम इसमें क्या एक्समस ट्री आता है, क्रिसमस ट्री? हाँ आता है। अब तुम्हारा जेन्युइन क्वेश्चन आ जाएगा, मैम जब कोनिफर फॉरेस्ट के जो फौना है या फ्लोरा है, जैसे पेड़ पौधे जो फ्लोरा में आते हैं, वो तो वहीं मिलने चाहिए। फिर ये वो तो हमारे जहां हम रहते हैं वहां भी, हम घर पे भी हमारा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी स्पीशीज है जो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकती है, पर जो उसी जगह पे मिलते हैं वो उसी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन में ही मिलेंगे। हाँ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोलने से अच्छा कुछ स्पीशीज का ऐसा मॉडिफिकेशन है कि वो एक बड़ा रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस भी झेल लेते हैं। अब इसको कैसे पढ़ोगे, वापस अब देखो इसमें एक बड़ा मेजर ड्रॉप दिखेगा। टेम्परेचर देखो अभी तक सब अराउंड 20 के ऊपर की रेंज का चल रहा था कि नहीं? अब यहां पे जब तुम पढ़ोगे तो ये वाली लाइन का है 15 डिग्री, मतलब इनका टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे ही रहेगा। मतलब जब तुम मनाली, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग इस जगह बोर्ड के बाद घूमने जाओगे तो तुमको टेम्परेचर कैसे मिलने वाला है, 15 डिग्री के नीचे। उसके बाद अब ये तो मैम आ गया समझ में। रेनफॉल का बनाओ, जरा जल्दी से लाइन बनाओ। रेनफॉल यहाँ पे कम है, अब इसलिए कम टेम्परेचर है, रेनफॉल भी है, तो कभी कभी इन्हीं जगह पे वो प्रेसिपिटेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्नो में। ठंड के टाइम पे, अब ये टेम्परेचर तो नॉर्मल में हुआ, ठंड के टाइम पे टेम्परेचर और ड्रॉप होगा, तो यही वहां प्रेसिपिटेशन तो होनी है, क्योंकि भैया हम तो पढ़ रहे 50 से लेके तुम्हारा 250 सेंटीमीटर तक तो प्रेसिपिटेशन होनी है। तो यही प्रेसिपिटेट नीचे आते आते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्नो में। तो स्नोफॉल देखने जाते हैं ना कुल्लू मनाली में, दार्जिलिंग में, तो ये सब क्या है, वही है। अब आखिरी वाला देखते हैं, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक मतलब ये वही चीज हुई, परमाफ्रॉस्ट रीजन, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना परमाफ्रॉस्ट रीजन। तो अगर यही चीज तुमको आर्कटिक पोल में मिल रही है, नीचे साउथ पोल में मिल रही है, या ऐसी जगह जहां पे अल्पाइन टुंड्रा, अल्पाइन मतलब वही परमाफ्रॉस्ट रीजन मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। अब यहाँ टेम्परेचर जब मैं बोल रही हूँ परमाफ्रॉस्ट है तो 0 के नीचे मिलेगा। तो देखो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे दो टेम्परेचर दिख रहे हैं, बोलोगे मैम हमें तो यहाँ दो टेम्परेचर दिख रहे हैं, जैसे अगर ग्रासलैंड में देखो तो यहाँ 0 भी है और ऊपर ये 25 भी, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम है उस स्पेसिफिक हैबिटेट का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ट्रिक करके पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो वापस स्क्रीन पे देखो, तो अगर तुम देखोगे इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री या थोड़ा बहुत ऊपर 1 डिग्री या 2 डिग्री। मिनिमम तो भैया ये -10 लिखा है, पर अपन को पता है -15 के भी पार चला जाता है। तो यहाँ जहाँ पे परमाफ्रॉस्ट रीजन मिलता है उस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। बारिश देखो, चलो जरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ की, यहाँ ड्रॉ की, तो कितना प्रेसिपिटेशन का रेंज है, स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 25 to 110। अब बोलोगे मैम बारिश थोड़ी ना होती है हम जब जाते, हाँ तुम गए थे, बारिश नहीं हुई थी क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई स्नो में, क्योंकि 0 डिग्री के बाद वही चीज़ क्या हो जाती है, जो बारिश है, रेन है, वाटर है, वो फ्रीज हो जाता है, बन जाता है आइस। पर आइस की बरसात नहीं होती, स्नो बोलते हैं उसको। कुछ आ रहा है क्या समझ में, इतना क्लियर हुआ? तो अब अगली स्लाइड देखते हैं, क्या है भैया अगली स्लाइड में। अब बोलोगे मैम सब समझ में आ गया, अलग अलग हैबिटेट समझ में आ गए, इंडिया में कहाँ कहाँ है, क्या एक्सट्रीम है, पढ़ना कैसे है ग्राफ को, वो भी समझ में आ गया। अब पूछो, अब जरा सोचो ना, ये ऐसे अलग अलग हैबिटेट है क्यों? तो चलो, है अपन किस पे रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बड़ा रीजन अर्थ का ही होना है, करेक्ट? क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहले मुझे बताओ, बचपन वाला क्वेश्चन वापस, अर्थ का शेप कैसा है? तो बोलोगे मैम ये तो ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप, स्फीयर। गलत गलत गलत, सही सुना, गलत। कैसा है? स्फीयर तो है, पर ऊपर से नीचे से प्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है। और क्या वो ऐसी है क्या, मतलब ऐसे ही खड़ी है स्पेस में? ना, वो थोड़ा सा टिल्टेड है कि नहीं? मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पहला रीजन क्या हुआ, अर्थ जो है वो इस वाली पोर्शन से इस वाली पोर्शन से थोड़ा सा कंप्रेस है, और ऐसे तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा टिल्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी पढ़ा था कि नहीं 10th तक, उसको एक्सिस बोलते हैं। तो जो एक्सिस के कारण अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है
और उसी एक्सिस पे वो गोल 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 घूम रही है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट हो रहा है। अब बोलोगे मैम आप तो खुद ही बता रहे हो रोटेशन के कारण डे एंड नाइट हो रहा है, तो उसमें हैबिटेट का क्या लेना देना? बहुत बड़ा रीजन है, थोड़ा वेट करो बताती हूँ। तो पहला रीजन क्या हुआ? एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। खुद सोचो, कहीं दिन है किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो वहां धूप ज्यादा आ रही है, धूप ज्यादा आ रही है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब भाई वहां पे इवेपोरेशन भी होगा, इवेपोरेशन होगा, अगर सारा चीज फेवरेबल हो रहा है तो कंडेंसेशन भी होगा, कंडेंसेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन भी होगा। वापस कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन किस पे डिपेंड करेगा? वहां कितना पानी मिल रहा है। अब तुम ऐसी जगह अगर इवेपोरेशन कराओगे जहां पहले से ही पानी नहीं है, तो फिर वहां बारिश भी नहीं होने वाली है ना। थोड़ा अपना ये कंसेप्ट क्लियर है ना। तो बोलोगे मैम जहां ज्यादा इवेपोरेशन वहीं ज्यादा प्रेसिपिटेशन। हाँ, इनडायरेक्टली सही है, पर क्या डेजर्ट में तो पानी नहीं, तो इवेपोरेट क्या करा रहे हो और फिर प्रेसिपिटेशन भी कराना चाहते हो? खुद सोचो जरा, ठीक है। तो एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ मतलब जहां पे दिन है धूप आई तो टेम्परेचर बढ़ा, जहां रात है धूप नहीं, नो, एकदम अर्थ इज इन चिल, है ना। क्यों चिल? पर इट्स नॉट अ गुड चिल, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो रात है तो टेम्परेचर, धूप नहीं आ रही तो टेम्परेचर भी नहीं है, तो टेम्परेचर डाउन हो गया, बिल्कुल सही। अब सनलाइट, अगर देख रहे होगे पहले वाले स्टेटमेंट में 10 बार धूप 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 बोला, तो बट ऑब्वियस सेकंड लॉजिक क्या रहा? धूप, धूप मतलब सनलाइट। तो हमारे सन से कितना डिस्टेंस पे है हमारा अर्थ, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग कंडीशंस के लिए। कैसे? अब अगर जब, ये तो तुमको पता है ना, ये भी वापस 8th क्लास 6th क्लास या उसके पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। जब ये सन है, अगर ये अर्थ है, अर्थ पास में आ गया तो हम क्या बोलते हैं? समर है। अब यही अर्थ दूर चला गया तो बोलते हैं विंटर है। पर यहीं पे एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? वापस, अच्छा चलो ऐसा समझते हैं, ये बताओ जरा मेरे को, मैं अभी सनलाइट और एक्सिस कनेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को कि क्रिसमस कब आता है? अब बोलोगे कैसे क्वेश्चन पूछती हो मैम, बट ऑब्वियस विंटर में आता है। हाँ, विंटर में तो आता है। अब मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है कब आता है? अब मत बोलना विंटर, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर में आता है। सही सुना। क्यों? देखो जरा, वापस वही चीज एक्सिस वाली बता रही हूं, ठीक है। अर्थ है, टिल्टेड है, हो गई टिल्ट, मैं नहीं हो रही टिल्ट, अर्थ को टिल्ट कराते हैं। अब यहां पे अब मेरा जो लोकेशन है, इक्वेटर के आसपास की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब कैसे मैम? 2 मिनट देखो, ये तो तुमने वापस सोशल में पढ़ा हुआ है। ये जो बीच वाली लाइन जाती है, ऐसी लाइन कोई है नहीं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, उसको 0 डिग्री से बोलते हैं। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि वो इक्वेटर पे है। ये वो रीजन है जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है राउंड द ईयर। ठीक मैम, ये तो पता है। आगे का भी पता है तुमको कि इसके ऊपर है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर ऊपर आर्कटिक सर्कल, नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, जिसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। मैम ये तो सब पता है, क्यों बता रहे हो? क्योंकि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, ऑस्ट्रेलिया को, जब ऑस्ट्रेलिया किस टाइम पे सेलिब्रेट करता है क्रिसमस? समर्स में। कितना अजीब साउंड हो रहा है, सुनो जरा। तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट कहाँ है? पूरे इक्वेटर या इक्वेटर के ऊपर है, करेक्ट। यहाँ इस पर्टिकुलर जगह तुम्हारा एशिया है, यूरोप भी पास में है, नीचे साउथ अफ्रीका आधा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, नॉर्थ अमेरिका तो पूरा ही ऊपर है। फिर पर एक कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में ही है। कौन है वो भैया? ऑस्ट्रेलिया बच्चों। तो बोलोगे हाँ मैम, ये तो आपने सही बोला, ऑस्ट्रेलिया ही है। अब बताओ, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, हो गई और टिल्ट इस जगह पे। अब जब विंटर चल रहा है तो वो एक एरिया तब होता है, अभी तुम ज्योग्राफी में इन डिटेल में पढ़ोगे, और दूर गई सिर्फ जो ऑस्ट्रेलिया है उसी को, हमारे जो टिल्ट एक्सिस जो टिल्टेड है, यहां से ऐसे टिल्ट हुई टिल्ट हुई टिल्ट हुई ऐसी गई, ठीक है। सन से दूर है तो विंटर होना चाहिए पूरी अर्थ में, पर प्रॉब्लम क्या है? पूरा का पूरा बाकी कॉन्टिनेंट क्या है? इक्वेटर के ऊपर है, तो वो विंटर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर एक कॉन्टिनेंट नीचे जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया, उसको मिल रही है डायरेक्ट सनराइज, तो उसका क्या हो गया? समर हो गया। तो समझ में आ रहा है कि एक ही टाइम पे, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे अर्थ पे एक ही हम वेदर सेलिब्रेट, वेदर तो करेक्ट वर्ड नहीं है, कि एक ही टाइप का टेम्परेचर जोन चल रहा हो, है ना, कि पूरा का पूरा विंटर चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि सब पूरी दूरी विंटर चल रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग कहानी चलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग कहानी चलती है। तो एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट, पूरी कहानी सनलाइट पे डिपेंड है। अब प्रेसिपिटेशन,
कैसे प्रेसिपिटेशन? भाई धूप आई, इवेपोरेशन हुआ, कंडेंस हुआ, नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब प्रेसिपिटेशन। अब नीचे आके गिरेगा तो भैया किसी ना किसी चीज पे, और इस टाइम पे जिससे हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो कौन है? प्लांट्स है। प्लांट्स अपना खाना किस में बनाते हैं? किस में खड़े होते हैं? सॉइल में। क्यों? उन्होंने ऊपर से जो धूप आ रही थी वो ले ली, उसके बाद प्रेसिपिटेशन बारिश आ रही थी वो भी एब्जॉर्ब कर ली, पर एब्जॉर्ब करने के लिए उनको किसी में खड़ा होना इंपॉर्टेंट है, किसी में रख रहना इंपॉर्टेंट है। कहाँ थे वो लोग? सॉइल में तो बैठे हुए थे। तो इसीलिए सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी एरिया के फ्लोरा फौना और उसके हैबिटेट को बिल्डअप करने के लिए, उसका बेस बनाने के लिए। जैसे तुमने देखा होगा, तुम उठा के एक प्लांट ले आए, बोलो आज मैं इस प्लांट को घर पे लगाऊंगा। अरे बाबा, अगर वो प्लांट वो मिट्टी ही सपोर्ट नहीं करता, क्या तुम्हारे घर तुम कितना भी न्यूट्रिशन दे दो वो उगेगा? नहीं उगेगा। सपोज करो वो प्लांट, जैसे एग्जांपल, अगर कोई आया फॉरेनर है ना, किसी यूरोपियन ने बोला, ओह माय गॉड दिस मैंगो इज सो नाइस, चलो इस मैंगो ट्री को ले जाते हैं और मेरे वहां लगे, नहीं लगेगा। क्योंकि मैंगो को लगने के लिए पहली बात तो जगह चाहिए। जगह उसने बहुत एरिया ढूंढ के रखा। जगह इन द सेंस मैं बोल रही हूँ उस पर्टिकुलर लोकेलिटी जिसमें वो ग्रो होता है। सनलाइट चाहिए। अब यूरोप में इतनी सनलाइट नहीं मिलती जितना वेवलेंथ चाहिए, नहीं मिल रहा। अब उन्होंने बोला हमारे पास साइंस है, हमने नकली लैम्प्स लगा ले। ठीक है, वो लगा लो। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, हमने पानी दे दिया, ठीक है, पर एक ऐसा पानी देना और नेचुरल प्रेसिपिटेशन में बहुत बड़ा अंतर है। कर सकते हो तुम इसको, इस वाले पानी को भी कंपलसेट कर सकते हो न्यूट्रिएंट्स ऐड करके। सॉइल कहाँ से लाओगे? फिर भी अब धीरे धीरे टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं कि जो ऑड वाले प्लांट्स है वो भी हम लैब में टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। पर फिर भी अभी वो तो चलो लैब तक ही है ना। पर अगर मैं बोलूं मैंगो ट्री को लगा सकते क्या यूरोप में? नो, बड़ा सा आंसर है नो। लैब में कल्टीवेट हो सकता है, उसको हम कल्टीवेट भी नहीं, कल्चर कर सकते हैं। पर यहां से उठा के पौधा लेके जाओगे वहां लगाओगे, नहीं लगेगा। चलो अगले पे आते हैं। तो ये हुए तुम्हारे मेन रीजंस। अब तो इकोसिस्टम को हम बड़े बड़े कैटेगरी में दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो जिंदा है, एक जो जिंदा नहीं है। तो अब जिंदा या लिविंग नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? बायोटिक। तो बायोटिक दो में डिवाइडेड है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, फौना मतलब जो भी जानवर बचा, ठीक है, और माइक्रो। अब बोलोगे मैं माइक्रो क्यों लिखा है? अरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या आता है, तुम्हारा बैक्टीरिया आएगा, फिर तुम्हारा प्रोटेस्टेंट्स आएंगे, कुछ हद तक फंजाई भी आएगा। अब बोलोगे मैम वायरस, कोरोना वायरस नहीं लोगे क्या? अरे नहीं लेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि वायरस, अब तो ऑर्गेनिज्म बोलना भी गलत है उसको, वायरस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑर्गेनिज्म बोलने के लिए, जब भी हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं मतलब उसके सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। अब भैया जिसका सेल ही नहीं है तो काहे का मेटाबॉलिज्म? वायरस क्या होता है? एक प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर क्या रहता है? उसका जेनेटिक मटेरियल। दो ही चीजें होती है उस वायरस के पास। अब सोचो जरा, मैम बोलोगे मैम जब सिर्फ दो ही चीजें होती है तो इतनी तबाही? हाँ, इतनी तबाही करता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे अब सपोज करो बाहर घूम रहा है, सपोज यहाँ मान के चलो कोरोना के वायरस है, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मत चिंता करो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ कोरोना के वायरस है, अभी भी वो क्या है, नॉन लिविंग। मैंने इनहेल कर दिया, चले गए अंदर। अब वो वायरस बोला ओ माय गॉड लेट्स पार्टी। क्यों पार्टी? क्योंकि यहाँ पे सारा माहौल बना हुआ है। अगर याद होगा पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने, एक लाइन पढ़ी होगी कि वायरसेस यूज्ड होस्ट मशीनरी। मशीनरी मतलब इंजन नहीं बोल रहे, मशीनरी मतलब सेल के रिलेशन में बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब वो वायरस अंदर गया, वो एंटर किया किसी सेल में, उसने बोला अपने पास तो ये सब है भैया, सेल भी है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और इसी ऑर्गेनिज्म का सब कुछ यूज करके इसी को इन्फेक्ट करके इसी में एकदम पार्टी करते हैं। पार्टी मतलब इन्फेक्शन रेट बढ़ाते हैं। उनके लिए पार्टी, अपने लिए पार्टी नहीं है ना। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला है, इसमें कौन कौन आएगा, कौन कौन सा किंगडम? मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई। वायरसेस नहीं, क्योंकि वायरसेस नॉन लिविंग है, बाउंड्री लाइन ऑर्गेनिज्म है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब बोलोगे मैम बायोटिक समझ में आ गया, फिर ए बायोटिक का क्या? तो ए बायोटिक में वही चार, पहले सबसे पहले कौन आया? सनलाइट। तो देखो लाइट आ गई, लाइट आई तो गर्मी हुई, तो क्या हुआ? टेम्परेचर ने इवेपोरेशन किया, ऊपर गया वापस नीचे आया, प्रेसिपिटेशन बनके, प्रेसिपिटेट बनके नीचे आया, पानी आया, तो पानी ही ना, वाटर, और आके किस पे गिरा? सॉइल। हो गया क्लियर। तो दो फैक्टर्स है बायोटिक, ए बायोटिक। बायोटिक में फ्लोरा एंड फाना और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ए बायोटिक में कौन आया? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। कोई नहीं पूछता, पर अपन को याद रखना है, गलती से अगर बोर्ड में पूछ लिया तो 1-2 मार्क्स में। चलो
अगला, अब अगर तुम यहां देखोगे, वी मस्ट रिमेंबर दैट फिजियोकेमिकल abiotic component alone do not characterize the habitat of an organism completely, but obvious, सिर्फ यही बायोटिक एबायोटिक एक साथ मिला दो तो थोड़ी ना हम बोलेंगे कि इकोसिस्टम कंप्लीट हुआ। क्या है उसमें उन दोनों के बीच का इंटरैक्शन, इंटरैक्शन किस तरीके से। The habitat include biotic component also, पैथोजन, पैथोजन मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो तुमको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तंबाकू का ऐड नहीं कर रही हूँ, मुकेश नहीं बता रही हूँ, याद रखने के लिए बोल रहे हो। पैथोजन अगर बोलोगे तो कैसे बोलोगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो तुमको बीमार करने के लिए, जो जैसे ही ये बॉडी के अंदर गया तुमको सिक बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैथोजन। पैरासाइट, अब कुछ लोग भैया शौकिया तौर पे पालते हैं, मैं तो नहीं पालती। बोलोगे मैम पैरासाइट कौन पालता है? अरे बस सुंदर सुंदर बाल, बालों में कुछ चल रहा है, कुछ मतलब बहुत कुछ चल रहा है। किसी ने पूछा क्या चल रहा है, तो बच्चों ने बोला कि मैम ऑर्नामेंटेशन है, नया ऑर्नामेंट आया है मार्केट में। नहीं, निकाल दो, लाइस यूज करो, हटाओ उसको। क्या है? जुए। तो क्या हुआ? वो पैरासाइट। रखना नहीं है, सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है, वो हटा देना है, उसको हटा देना है, ठीक है। चलो, तो पैरासाइट, क्यों पैरासाइट? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो तुम पे, हाँ तुम पे मतलब मैं इन जनरल ऑर्गेनिज्म पे बोल रही हूँ, रह रहा है, उसी का शेल्टर में उसी पे बस पड़ा है और उसी का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। याद रखना, जैसे दांत काट खुजली है ना, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, वो भी क्या हुआ? पैरासाइट। किसका ऐड आता है? रिंग वर्म लगाते हो ना, तो रिंग वर्म या रिंग गार्ड लगाते हो, किसके लिए? रिंग वर्म के लिए। तो बोलने को वो एक फंजाई है, पर रह रहा है तुम पे, हाँ बिल्कुल रह रहा है, दिख रहा है। उसके बाद तुम्हारे ही न्यूट्रिशन ले रहा है। अब बोला कि मैम न्यूट्रिशन थोड़ी ना ले रहा है। अरे बाबा एक बताओ, स्किन पे क्या वो तुमने टैटू बनवा के रखा है क्या? नहीं, वो वहीं बैठ के उसके माइसीलियम से, तुम्हारी ब्लड वेसल से ब्लड निकाल के बस ग्रो कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं? दवाई लगाते हैं। तो वो एक पैथोजन भी हुआ, साथ साथ में एक पैरासाइट भी हुआ। बहुत सारे पैरासाइट हैं, एनिमल्स के ऊपर लाइस होते हैं, टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, सब पैरासाइट हुए। उसके बाद प्रीडेटर। अब प्रीडेटर मतलब मैम क्या? अरे ये तो पता है, एक जानवर देखो, यहाँ पे पैरासाइट ने बोला नहीं, मैं दूसरे पे रहूंगा, शेल्टर लूंगा, उसका फूड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करूंगा। दूसरा जब वो प्रेडेटर में शिफ्ट हुआ, मैंने बोला नहीं, हम क्या करेंगे? हम एनिमल को ही निपटा डालेंगे। जैसे शेर और हिरण, तो शेर ने बोला भूख लगी है भैया, किसको खाएं? चलो हिरण को खाएं। तो ऐसा थोड़ी ना किया कि हिरण की सिर्फ एक टांग खा ली, पूरे हिरण को ही निपटा डाला। तो ऐसा रिलेशन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म तो का तो भैया फायदा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म निपट गया, है ना, मतलब गायब हो गया, तो उसको क्या बोलोगे? प्रीडेटर। उसके बाद एंड कंपटीशन, इस वाले जोन में हम सब लोग रह रहे हैं, कंपटीशन में। बोलोगे मैम कैसे? कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हो? 12th बोर्ड। क्या चाहते हो? फुल मार्क्स आए। किसी को तो compete करना चाहते हो, वही शर्मा जी का बेटे से ज्यादा मार्क्स लाने, तो वो शर्मा जी का बेटा कौन हुआ? कंपटीशन। तुम लोग एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो वो एक सीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे, क्या हुआ? कंपटीशन। मतलब कंपटीशन मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म रह रहे सेम हैबिटेट में, पर उनका मोटो क्या है? एक ही चीज है, एक ही फूड के लिए कंपटीशन चल रहा है। अब तुम्हारा फूड के लिए नहीं चल रहा है, तुम्हारा करियर के लिए चल रहा है, मार्क्स के लिए चल रहा है, परसेंटेज के लिए चल रहा है। Of the organism with which they interact constantly, हो तो रहा है, पढ़ क्यों रहे हो ब्रेन मैग्नेट्स पे? क्योंकि तुमको कंपटीशन में उतरना है कि नहीं? तो कंटिन्यूसली इंटरैक्शन हो रहा है। ओके, तो इतना आया समझ में। इकोसिस्टम कितने बड़े डिवाइडेड है? बायोटिक, एबायोटिक, इंपॉर्टेंट, वापस इंपॉर्टेंस कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बुक में मार्क करो, स्टार बनाओ वापस। क्यों? ये उनका सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है 2 मार्क्स वाले में। क्या बोलते हैं इसको? इकोलॉजिकल नीश। अब बोलोगे मैम ये क्या आ गया? जरूर मार्क कर लेना, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, ठीक है। तो नीश क्या हुआ? एक ऐसे एरिया, एन इकोलॉजिकल नीश रेफर टू द इंटर रिलेशनशिप of a species with all the biotic and abiotic factor affecting it. niche मतलब ऐसे समझो, अगर लेमैन लैंग्वेज में समझना है, तुम लिविंग, सारी आसपास की चीजें, कंप्यूटर वम्प्यूटर, हवा पानी, नॉन लिविंग, सर्वाइव कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो जिस एरिया में तुम रह रहे हो, तुम्हारे इंटरैक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? नीश बोलोगे। मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में बोले, जहां पे वो इंसान या वो ऑर्गेनिज्म बसा है, इंटरैक्ट कर रहा है लिविंग नॉन लिविंग के साथ, तो अब उसी को हम एकदम सभ्य भाषा में, बायोलॉजिकल टर्म में आपसे क्या बोलेंगे? नीश बोलेंगे। तो नीश इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही लिख के आना।
2 मार्क्स में आता है सेक्शन ए में, तो ये भी स्टार मार्क करो। चलो अगले इस पे आते हैं। तो अब बोलोग, अब एक एक करके हम फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। याद आया, ए बायोटिक के फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। 4 फैक्टर थे, टेम्परेचर, वापस जल्दी से याद करो बिना स्लाइड पीछे किए, बिना नोट्स देखे। टेम्परेचर, फिर उसके बाद क्या था, सनलाइट, वाटर और सॉइल, तो वही सब पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आते हैं टेम्परेचर पे। तो अब बोलोगे मैम टेम्परेचर का क्या है? नहीं नहीं, बहुत बड़ा रोल है। देखो जरा, एनिमल्स को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब बोलोगे मैम ये तो हमको पता है कि एक जो टेम्परेचर सहन कर पाए, एक सहन नहीं कर पाए। जैसे मेरी बहन है, वो बिल्कुल गर्मी सहन नहीं कर पाती, पूरे एसी ऑन। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, ये अलग टाइप का बता रही हूँ। अब देखो, एनिमल को हमने 2 बड़े बड़े तरीके से डिवाइड किया। एक को बोला यूरीथर्मल और एक को बोला स्टेनोथर्मल या स्टीनोथर्मल। थर्मल का तो मतलब पता ही है, गरम या टेम्परेचर। अब यूरिक, जहां भी वर्ड यूर या ईयू आता है, जैसे यू कैरियोटिक में ईयू आता है, तो ईयू का मतलब बायोलॉजी में मतलब होता है ट्रू। अब बोलोगे मैम इसका तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा, ट्रू थर्मल, ट्रू टेम्परेचर, ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बड़ी रेंज का, बड़ा एरिया का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब 0 डिग्री भी हो गया तो भी वो जिंदा है, 15 डिग्री भी हो गया तो भी वो जिंदा है, और 30 हो गया तो भी वो जिंदा है, 35 हो गया तो भी वो जिंदा है। तो ये इतना जो बड़ा रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सही में ये सारा टेम्परेचर का रेंज सहन करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? यूरीथर्मल। अब खुद बताओ, इसका उल्टा मीनिंग निकालना है। तो स्टेनो का मतलब होता है नैरो, बहुत छोटी रेंज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटी रेंज, बहुत छोटे फ्लक्चुएशन या बहुत कम रेंज के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेनोथर्मल। अब इसका तो एग्जाम्पल तुम खुद दे सकते हो, कौन है? हम ही है भैया। ठंड लग गई, स्वेटर पहन ले, जिंदा तो है ना। बॉटम लाइन क्या है? जिंदा तो है। बहुत गर्मी हो रही है, एसी में बैठ गए, पूल में कूद गए, जिंदा तो है। बेस लाइन क्या है? जिंदा तो है, बिल्कुल सही। अब बोलोगे मैम स्टेनोथर्मल का? गोल्ड फिश, फिशेस देख लो, जिस जिसके घर पे फिशेस पली हैं, जरा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो गया, फिशेस मर गई। दे आर लाइक वी आर डन, हम जरा भी टेम्परेचर सहन नहीं करेंगे, पार्टी की तरह बिहेव करती हूँ, हम नहीं सहन करेंगे, हम मर रहे हैं, हम जा रहे, खत्म। बेटा उनमें ना वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उतना टेम्परेचर चेंज टॉलरेट कर सके, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। तो जनरली जो फिशेज हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, स्टेनोथर्मल में। इसलिए एक्वेरियम मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आपको टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करना पड़ता है उस एक्वेरियम का। बट वही मैमल्स और बर्ड्स किस में आते हैं? यूरीथर्मल में। थोड़ा थोड़ा इसका इंटरलिंक अगर तुम देख सको तो डायरेक्टली किससे फिट होता है? जरा सोचो, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। इस पॉइंट को दिमाग में रखना, बस 2-3 स्लाइड के बाद वापस लेके आऊंगी। चलो, तो इतना तो मैम क्लियर हो गया कि यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल। पर अब देखो इसमें क्या दिख रहा है मैम? एक्सट्रीमोफाइल्स। ये क्यों लिखा है? एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम चीजें, है ना, रोडीज नहीं बोल रही हूं मैं। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम वाली चीजें। अब वो एक्सट्रीमोफाइल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी जिंदा रह सकते हैं। यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग। वापस जल्दी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ में जो हॉट है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये सब क्या हुए? एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जहां पे टेम्परेचर किससे ज्यादा है? 100 डिग्री सेल्सियस। एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जरूरी नहीं कि जमीन के ऊपर ही ऐसे रहें, समुद्र के अंदर, ओशन के डीप नीचे भी ऐसे वेंट्स रहते हैं जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। अब इसका लॉजिक क्यों है? ज्योग्राफी में पढ़ना, नहीं तो अगर अभी मैंने पढ़ाया तो एक क्लास पूरी गई, ठीक है। तो ऐसा जगह जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ऊपर रहे, जमीन के ऊपर रहे तो हम बोलेंगे थर्मल स्प्रिंग्स। जमीन के नीचे, नीचे वर्ड सही नहीं है, पानी के नीचे रहे या समुद्र के अंदर रहे तो बोलेंगे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां पे टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री के ऊपर है। तो ऐसी जगह पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सोचो, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को एक वर्ड है, अब तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा, उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलाइटन। मैगजीन, फैशन मैगजीन का नाम है। जरूर बोलोगे मैम ये तो फैशन मैगजीन का नाम है, तो वो इसलिए रखा गया था, ऐसी फैशन मैगजीन जो हर जगह पहुंचे। तो कॉस्मोपोलाइटन किस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर कहीं मिल जाए, जहां कोई पहुंच भी नहीं सकता वहां वो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएगा। तो ये क्या हुआ? एक्सट्रीमोफाइल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ, क्या तुम इस
कुंड में जाके पूरे दिन सेटल हो सकते हो, वहां रह सकते हो? नहीं, जल जाओगे, बट ऑब्वियस जल जाओगे। आलू बॉईल हो रहा है बाबा 2 मिनट में, चावल बॉईल हो रहा है, तुम भी बॉईल ही हो जाओगे, है ना। पर अगर वहां का मैंने पानी लिया, लैब में लेके आई, माइक्रोस्कोप के नीचे स्टेन करके देखा, यस मेरे को दिखने वाला है उसके नीचे कुछ, क्या दिखेगा? बैक्टीरिया। याद करो कौन सा वाला 11th में पढ़ा था, किस टाइप का बैक्टीरिया दिखेगा तुमको? आर्की बैक्टीरिया। इसके पहले ही एक चैप्टर पढ़ा था जहां पे तुमने पीसीआर पढ़ा था, वहां पे भी एक प्राइमर यूज किया था, स्टेबलाइजर। अगर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा हो, गलती से याद कर लो, एग्जाम में आने वाला है, टर्म 2 में सब आने वाला है। तो वहां पे तुमने पढ़ा था थर्मस एक्वेटिकस करके, था कि नहीं? तो वो भी कैसा था? जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? यही एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, तो जहां कोई नहीं पहुंच सकता, हमारा बैक्टीरिया वाले भैया हैं, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। चलो अगला, वाटर, जो हमारा सेकेंड फैक्टर था, अगर याद आया थोड़ी देर पहले डिवीजन के अंदर पढ़ा था, वाटर। अब बोलोगे अब वाटर, ये अभी मत देखो, पहले कहानी सुनो। तो एक बात बताओ, अब जिस जिसके घर पे बोरिंग का पानी आता है, बोरिंग मतलब क्या मैम? अरे ग्राउंड वाटर बाबा, घर पे बोरिंग की है ना, बोरवेल है, वहां से पानी निकलता है, वो वाला पानी बोल रही हूँ। और जिसके घर पे नगर निगम का या म्युनिसिपल का पानी आता है, दोनों पानी के अंदर कुछ टेस्ट का डिफरेंस है? बोलेगे हाँ मैम बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल वाला पानी है वो हमको नॉर्मल लगता है, हाँ कितनी बढ़िया डेफिनेशन दे रहे हो, है ना। और जो हम ग्राउंड वाटर लेते हैं वो हल्का हल्का कड़वा लगता है। करेक्ट, कड़वा लगता है। सोच के बता सकते हो क्यों कड़वा लगता है? क्योंकि वह बोलेगा क्योंकि वो ग्राउंड वाटर है। नहीं, ग्राउंड वाटर तो है, पर क्यों कड़वा लग रहा है? देखो ग्राउंड में है, पानी वहां स्टोर है, तो इसी ग्राउंड्स के थोड़े थोड़े सॉल्ट्स एंड मिनरल्स इसी में घुल रहे हैं, और फिर जब तुम उनको पी रहे हो तो उसका टेस्ट अलग आ रहा है। तो जब भी हम किसी भी वाटर को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कितना है। तो ये जंप करने से पहले जरा समझ लेते हैं हम पानी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। पानी को हम हमेशा डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन की प्रेजेंस से। देखो जरा यहां ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। तो सैलिनिटी मतलब सलाइन नेचर, जैसे समुद्र बहुत सलाइन है, वैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन या मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर मतलब जो अपने यहाँ पे मिल रहा है, ग्राउंड वाटर भी, उसमें ग्राउंड वाटर भी आ जाता है, तो उसमें कितना है? 5% से भी कम है। उसके बाद जो समुद्र है, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, 30 to 35%। मतलब जो तुम नॉर्मल म्युनिसिपल का या नदी का पानी पीते हो वो मीठा लगता है, करेक्ट। तो उसमें सैलिनिटी मैम, इसका मतलब क्या है? उसमें और कम है, मतलब और जो तुम्हारा ग्राउंड वाटर है उसमें अराउंड 5 तक है, इसलिए वो कड़वा लगता है। अब यही चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो वो बन जाएगा समुद्र का पानी, जिसमें कितना परसेंटेज है? 30 से लेके 35 तक। अब बोलोगे मैम अब इससे ज्यादा खारा क्या हो सकता है? ना ना ना, कौन सी गलत फैमिली में रह रहे हो? मतलब फैमिली सही है, पर कौन से गलत ख्वाबों में रह रहे हो? देखो समुद्र से ज्यादा भी कुछ खारा है। क्या खारा है? हाइपर सलाइन लेगून्स। एग्जाम्पल मैम, डेड सी का नाम सुना है क्या? इतना ज्यादा वहां सॉल्ट है कि अगर किसी को स्विमिंग आती भी नहीं है, वहां जाके बस लेट जाओ, तुम खुद ही तैरने लगोगे। क्यों? पानी डेंसर बन चुका है तुम्हारी बॉडी से। अब बोलोगे मैम पानी कैसे डेंसर बना? पानी एक सॉल्वेंट है, उसमें सल्यूट घुला है। कौन सा सल्यूट? यही सॉल्ट घुला है। इतना ज्यादा घुल गया है कि उसका टोटल डेंसिटी या डेंसिटी नॉर्मल वाटर से बहुत ज्यादा हो गया है। तो और तुम्हारा डेंसिटी उस पानी से भी ज्यादा हो गया है, तो तुम ऊपर तैरते रहोगे, भले स्विमिंग आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे को जाना चाहिए, मेरे को नहीं आती स्विमिंग वहां, तो पर वहां मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैंने स्विम किया है ना। तो इतना ज्यादा डेंसर हो चुका है कि हमारी बॉडी भी लाइटर लगेगी। तो ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हाइपर। बायो में हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तभी याद करो हाइपर टेंशन, ज्यादा टेंशन। अब टेंशन का मतलब मेंटल टेंशन नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे तुमने 11th में पढ़ा होगा जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना। तो हाइपर मतलब ज्यादा, सलाइन मतलब जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लगून्स मतलब पानी वाला एक इनलैंड एरिया, ठीक है। तो ऐसा जगह कितना ज्यादा सैलिनिटी होती है? 100 से भी ज्यादा। सोचो कितना सलाइन है। अब बोलोगे मैम ये तो हमको समझ में आ गया, पर ये क्यों पढ़ा रहे हो?
बट ऑब्वियस ऐसी भी तो जगह ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सैलिनिटी टॉलरेट करने का वाइड रेंज है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारे 5% से कम वाले सैलिनिटी में भी मजे कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। सपोज करो थोड़ा सैलिनिटी बढ़ गया, 30 के पास आ गया, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ भी रह लेंगे, ठीक है। और दूसरे क्या है, स्टेनो, वापस स्टेनो मतलब नैरो, उन्होंने बोला नहीं, हम तो भैया फिक्स सैलिनिटी में रहेंगे, जरूर सा परसेंटेज ऊपर नीचे हुआ हम निकले मतलब कहीं और निकले, ऊपर निकले, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म को हम किसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, वापस सैलिनिटी के बेसिस पे। यूरी हेलाइन मतलब ट्रू सैलिनिटी, स्टेनोहेलाइन मतलब नैरो सैलिनिटी। इसमें कौन सी फिशेस आती हैं, सैल्मन फिशेस। और इसमें कौन सी आएगी, इसमें भी हमारी गोल्ड फिश एकदम फिट हो जाएगी। बोले ना ना बाबा, ज़रा सा, वैसे मेजॉरिटी जो फिशेस है वो स्टेनोहेलाइन में आती है। कैसे, अगर तुमको याद होगा फ्रेश वाटर फिश अलग होती हैं, 11th में पढ़ा होगा, और सी वाटर फिश अलग होती हैं। सी वाली फिश को उठा के अगर इसमें डालोगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी, यहाँ के उठा के यहाँ डालोगे नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। पर दोनों की बीच वाली भी कुछ फिशेस होती है, वो बोलती कोई बात नहीं, हम यहाँ आ गए तो भी बढ़िया, यहाँ आ गए तो भी बढ़िया। याद करो एस्चुरीज में रहती हैं वो, थोड़ा थोड़ा अगर गलती से याद आ रहा होगा तो, ठीक। तो इतना क्लियर हुआ। तो वाटर को हम कितने बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, सैलिनिटी के बेसिस पे। अगला आते हैं लाइट। अब बोलोगे मैम लाइट तो पढ़ा है, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। एक तुमने पढ़ा होगा डायरनल, एक होगा नॉक्टर्नल। दिन में रहने वाले को डायरनल बोलते हैं, जिसका पूरा दिनचर्या या पूरा अपना दिन स्पेंड कर रहा है लाइट में, डायरनल। रात को जो जग रहे हैं, जनरली सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल। रात को जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, गलती से थोड़ा थोड़ा नेटफ्लिक्स भी देख लेते हैं, अब यूट्यूब चला है तो थोड़ा और भी ऐड देख लेते हैं। अपन को वो नहीं करना है, बनो नॉक्टर्नल। किस चीज़ के लिए बनो, पढ़ाई के लिए बनो। चलो, तो लाइट किस में डिवाइडेड है, डायरनल एंड नॉक्टर्नल। मतलब ऑर्गेनिज्म को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डे लाइट में स्पेंड कर रहा है, बोला बहुत बढ़िया, हम उठेंगे भी इसी टाइम पे, जब तक लाइट है तब तक हम अपना पूरा डेली रूटीन करेंगे, तो उसको क्या बोलोगे, डायरनल। अब किसी ने बोला ना, हमको तो लाइट पसंद ही नहीं है, हम तो रात को ही सारी कहानी शुरू करेंगे, जैसे बार्न्ड आउल, वो बोलते हैं हम रात को शुरू करेंगे। दूसरा बैट, अगर याद होगा वही कोरोना वाला बैट है ना, तो वो अपना पूरा मेन जो उसका पूरा लाइफस्टाइल है, या मेन उसका हंटिंग हो गया, जितना भी उसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोलना सही नहीं, उसका हैबिटेट या उसका जो भी डेली रूटीन है, वो रूटीन कब हो रहा है, डिम लाइट में, या जब लाइट नहीं है तब, तो उसको नॉक्टर्नल बोलते हैं। जनरली जो बिग कैट्स रहती है वो रात को भी हंट कर लेती हैं, अगर कुछ कुछ याद आ रहा होगा तो वो कैसी हुई, नॉक्टर्नल भी है, वो डायरनल भी है। अब डायरनल का बेस्ट एग्जांपल है सारी की सारी बर्ड्स, कुछ कुछ बर्ड्स एक्सेप्शन है, पर मेजॉरिटी सारी बर्ड्स डायरनल में आती हैं। देखो जैसे ही दिन रहता है, सुबह उठता है, सब चींची चींची आवाज़ आ रहा है, और जैसे ही शाम हो गई, बस वो आखिरी बार चिड़ियों की आवाज़ आती है, ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक खिंच जाती है। मैंने बोला कि कुछ एक्सेप्शन है उसमें। उसके बाद तुम्हें कोई चिड़िया का मूवमेंट नहीं दिखेगा, चिड़िया का किसी भी बड़े मेजॉरिटी जानवरों का मूवमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। बट नॉक्टर्नल आउल शुरू ही रात को होता है, बैट उसकी कहानी ये शुरू रात को होगी, ठीक। अब बोलोगे मैम ये पिक्चर क्यों लगा है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो कैसे कैसे। अब देखो, अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया कि लाइट आ रही है, ये तो पर लैंड की कहानी हुई, पानी के अंदर क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो पानी के अंदर की कहानी ये हुई कि तुमको पता है पहले लाइट कितने स्पेक्ट्रम में डिवाइडेड है, अगर याद होगा 7 कलर में डिवाइड होता है कि नहीं 7। तो 7 कलर मतलब अगर याद होगा तो उसी को हम विब्योर बोलते हैं, करेक्ट। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, करेक्ट, रेड। तो अगर मैं इन्हीं कलर की बात करूं तो ग्रीन और जो ब्लू लाइट है, इसके यही वो दो लाइट है जो सबसे ज़्यादा नीचे डेप्थ में भी जा पाती हैं। अब बोलोगे मैम ये सब कुछ क्यों बता रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो तुमको ये तो पता है कि कलर जैसा एक्चुअल में कंसेप्ट कुछ नहीं होता। अगर मैंने ये ब्लैक कलर पहना है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सारी लाइट, जितनी भी वाइट लाइट है सब इसने एब्जॉर्व कर ली, तो ये बन गया ब्लैक। अगर कोई चीज़ वाइट है तो इसने जितनी भी वाइट लाइट है सब की सब उठा के रिफ्लेक्ट कर दी, तो ये बन गया
वाइट। अब उसके बाद बोलोगे फिर मैम बीच के कलर का क्या? तो बीच के कलर के जितने भी बीच के कलर हैं, तो बेसिकली उस कलर को छोड़ के बाकी सारे के सारी कलर्स उसने एब्जॉर्व कर ली। मतलब अगर मैं बोल रही हूं कोई चीज रेड कलर की है, तो उसने रेड कलर की स्पेक्ट्रम या वेवलेंथ को छोड़ के बाकी के सारे लाइट एब्जॉर्व कर लिए, इसलिए वो बन गया रेड। मतलब जो चीज तुम रिफ्लेक्ट करोगे वो कलर तुम बन जाओगे। अब बोलोगे मैम फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? ध्यान से सुनना, मैंने बोला लैंड वाला तो कहानी समझ में आ गई कि ऊपर जब लाइट आई तो हमने बोला डायरनल, जब लाइट चली गई और रात में जो ऑर्गेनिज्म सारा मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको हमने बोला नॉक्टर्नल। अब बोलो पानी में क्या? पानी में भी तो एक पर्टिकुलर रेंज तक सनलाइट जाएगी। सनलाइट मतलब व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में होते अलग अलग स्पेक्ट्रम। अब इन स्पेक्ट्रम में से सिर्फ ब्लू और ग्रीन लाइट ही पेनिट्रेट कर पाती, जो थोड़ी देर पहले बोला। अब सिर्फ कुछ प्लांट्स के पास वो कैपेबिलिटी होती है वही लाइट को एब्जॉर्व करने की। मतलब जो लाइट, इतनी कम लाइट जो डेप्थ तक जा रही है, कौन सी? वापस याद रखना, ग्रीन और ब्लू वाली लाइट, उसी लाइट को एब्जॉर्व करके कर लो फोटोसिंथेसिस। तो इसमें कौन एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी? रेड एल्गे। तो रेड एल्गे के पास, अब बोलोगे मैम फिर रेड एल्गे में ऐसा क्या है? कुछ तो होगा जो रेड एल्गे में कि जिसकी वजह से वो लाइट एब्जॉर्व कर पा रहा है, यही क्वेश्चन आएगा। फाइकोएरिथ्रिन, तो ये एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से जो रेड एल्गे है वो ये जो कम लाइट आ रही है ना, कौन सी वाली, ग्रीन और ब्लू, वो एब्जॉर्व करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो याद रखना, ऊपर अगर मैं बोलूं तो डायरनल, नॉक्टर्नल, वाटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट को एब्जॉर्व कर पाते हैं, मिनिमम लाइट को भी, और फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जिसका एग्जांपल है रेड एल्गे। अब आते हैं अगला। याद होगा हमने सॉइल भी पढ़ा था, याद आया कुछ थोड़ी देर पहले। अब बोलोगे मैम सॉइल में कैसे? देखो सॉइल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म डिसाइड होते हैं कि उस सॉइल पे कौन सा फ्लोरा लगना है, फ्लोरा के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सा फौना लगेगा। अगर वापस बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, ले लो भैया इंडिया को, तो इंडिया में देखो इतनी टाइप की सॉइल मिलती है, ज्योग्राफी में पढ़ा पर काम का यहाँ भी है। तो कैसे? अगर तुम इस बेल्ट को देखो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्या दिख रहा है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट कौन से क्रॉप का कल्टीवेशन करता है? तुम्हारा हो गया शुगर केन और दूसरा हो गया तुम्हारा कॉटन। तो ये जो देख रहे हो, तो अब बोलोगे मैम ये इंटरलिंक है ना, बहुत बड़ा इंटरलिंक्ड है। सॉइल हुआ एबायोटिक फैक्टर, उसके ऊपर जो क्रॉप लग रहा है कौन सा? कॉटन। शुगर केन, ये क्या हुआ? बायोटिक फैक्टर। तो इन दोनों का भी तो इंटरलिंक्ड है। सिमिलरली जो ग्रीन कलर की एलुवियल सॉइल है, ये सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट करती है? पल्सेस, गेहूं, इनको सपोर्ट करती है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तुम्हें इसी एरिया में मिलेगा। देखो हर क्रॉप के अकॉर्डिंग अलग अलग, हर सॉइल के अकॉर्डिंग वो क्रॉप डिसाइड होता है। मतलब ये भी तो एकदम इंटरलिंक्ड है कि नहीं? चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये समझने के पहले याद करो, इस बार के टर्म 2 में तुमने प्रैक्टिकल दिया होगा या देने वाले होगे। एक माइनर एक्सपेरिमेंट है जहां पे तुम्हें डिटरमाइन करना है सॉइल का पीएच, तभी देखो यहां मैंने पीएच लिखा हुआ है। दूसरा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो अगर यहां दिख रहा है तो वो भी मैंने यही लिखा हुआ है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो तुमने स्कूल में परफॉर्म किया होगा वो था वाटर का सॉइल प्रोफाइल। तो अगर सॉइल प्रोफाइल से स्टार्ट करें तो तुमने क्या किया? सॉइल का सैंपल लिया, जो भी तुम सैंपल ए बी जहां से भी लेके आ रहे हो, गार्डन सॉइल, रोड साइड सॉइल, जो भी तुमको सॉइल मिल गई, ले लिया सैंपल ए बी, उसको पानी में मिक्स किया और छोड़ दिया, सेडिमेंट होने दिया। तो तुमने अलग अलग क्या देखा? लेयर्स देखी। ह्यूमस वाली टॉप लेयर थी, फिर बीच में वाटर का लॉक था, फिर बीच में वापस नीचे सैंड, सिल्ट, ग्रैन्यूल्स। देखो यहाँ पे भी मैंने क्या मेंशन किया है भाई? सैंड, सिल्ट, क्ले। तो सॉइल का कॉम्पोजिशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि उसमें किस टाइप का बायोटिक फैक्टर, मतलब प्लांट ग्रो होगा। दूसरा ग्रेन साइज, तुमने ग्रैन्यूल्स बोले थे कि नहीं, कि हाँ इतने परसेंटेज स्टोन्स थे या इतने परसेंटेज ग्रैन्यूल थे। फिर उसके बाद तुमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा वाला? पीएच वाला। पीएच पेपर लिया, इसी सॉइल में 10 ml का वाटर मिक्स किया, डिप करके देखा, अगर तुम्हारा रेडिश, थोड़ा सा रेडिश ऑरेंजिश कलर का वो पीएच पेपर कलर दे रहा है तो तुमने कंक्लूड किया कि एसिडिक सॉइल था मैम। अगर तुम्हारा थोड़ा सा ग्रीनिश और डार्क शेड में जा रहा है तो बेसिक सॉइल था मैम। तो क्या आया तुम्हारा? सॉइल कॉम्पोजिशन
फिर उसके बाद सॉइल कॉम्पोजिशन में क्या क्या आएगा तुम्हारा, सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेन साइज मतलब सॉइल का कितना ग्रेन, एमएम में कितना साइज है, उसके बाद पीएच, पीएच तो हमने किया ही था स्कूल में एक्सपेरिमेंट, मिनरल्स, अब जो कितने मिनरल्स उसमें मिक्स्ड है, देखा होगा कभी कभी कि कुछ सॉइल में कुछ प्लांट मरने लगता है एकदम, आप बोलोगे मैम हमने तो सही सॉइल लगाई थी, सही प्लांट भी लगाया था, फिर भी प्लांट मरने लगा, क्योंकि उसमें मिनरल्स की कमी होगी। कौन कौन से मिनरल्स आते हैं जो सब प्लांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनपीके, इसीलिए कभी कभी बोलते हैं माली लोग भैया एनपीके ले आओ, एनपीके मतलब या यूरिया ले आओ या ऐसे छोटे छोटे काले दाने ले आओ, तो वो और कुछ नहीं, यही मिनरल्स रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक, अब जो तुमने स्कूल में तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला, पानी तुम लोग सॉइल लेके आए, इक्वल ग्राम ऑफ सॉइल ली, इक्वल अमाउंट ऑफ पानी डाला, उसका वे किया, उसके बाद उसको हमने गर्म करने के लिए लगाया, फिर उसके बाद वे किया, तो जितना भी डिफरेंस आया ग्राम में वो क्या बताया कि इतना पानी उस सॉइल ने एब्जॉर्ब किया था। एब्जॉर्ब किया मतलब क्या हुआ, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, देखो हर सॉइल टू सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग रहेगी, उसी अकॉर्डिंग उसमें प्लांट्स लगेंगे। इतना आया क्या समझ में स्टूडेंट्स? देखो अब अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, वापस लैंड का, पानी के अंदर क्या, पानी के अंदर तो पानी पानी है, करेक्ट, तो वहां हम सॉइल ना बोल के क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिसाइड करेंगे कि वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, कैसे होंगे। अब वहां की जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो सी के वाटर जो भी तुम्हारा, ये मैंने कंटेनर नहीं बनाया, मान के चलो सी बेड बना रही हूँ, ठीक है, तो उसके नीचे जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उनको हम बेंथिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या बेंथिक एनिमल बोलते हैं। एनिमल विच लिव्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन नियर द सी बेड आर नोन एज बेंथिक। बट बेंथिक एनिमल आर डायरेक्टली, मतलब वो कौन है, एकदम डायरेक्टली डिपेंड किस पे है कि उस पानी या उसके नीचे जो सी बेड है उसके अंदर सेडिमेंट्स कैसे हैं, सेडिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। इतना आया क्या समझ? चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। मैम चलो ये तो समझ में आ गया कि हमने अलग अलग फैक्टर पढ़ लिए, ऐसा रिस्पॉन्सिबल है वैसा रिस्पॉन्सिबल है, पर आगे क्या, आगे आता है तुम्हारा एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन कैसे, अब सपोज करो तुमने बोला ओके मैम हमें ये समझ में आया कि गर्मी है, ठंड है, मतलब अलग अलग बायोम्स आपने गिना दिए, अलग अलग हैबिटेट्स आपने गिना दिए, वो भी समझ में आ गया। पर सपोज करो कोई एनिमल वहां पहुंच गया, ठीक है, अब पहुंच गया या है, पर उसके अब वो रह रहा है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कैसे सरवाइव कर गया ये। कभी सोचा है जैसे डेजर्ट में कैमल कैसे सरवाइव कर गया, पानी का तो आता पता है नहीं, फिर भी इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म मास एकदम चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, ऐसा कैसे? तो ऐसा कैसे का जवाब है ऑर्गेनिज्म के पास भैया दो ही ऑप्शन होते हैं। क्या दो ऑप्शन जो तुम्हारे पास भी है? कौन कौन से दो ऑप्शन हुए? पहला, या तो खुद में मॉडिफाई कर लो कुछ, मतलब उनमें कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होते हैं जिस वजह से वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। अब जैसे तुमको सर्दी लग रही है, तुमने क्या कर लिया, स्वेटर पहन लिया, हो तो तुम अभी ऐसे यही ना, या फिर सपोज करो गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर लिया, पर सपोज करो तुमने बोला नहीं मैं ना सर्दी ना स्वेटर पहनूंगा ना एसी ऑन करूंगा, मैं काम करता हूँ बहुत गर्मी हो रही है इस पर्टिकुलर जगह पे, शिमला चला जाता हूँ, है ना। तो तुमने क्या किया, तुम वहां से निकल लिए। तो दो ही ऑप्शन है, या तो वहां पे एडजस्ट कर लो कुछ चेंज करके, या तो वहां से निकल लो। तो देखो या तो एडेप्टेशन करना है तो क्या खुद में मॉडिफिकेशन कर लो, ठीक है, और दूसरा या तो वहां से निकल लो, मतलब माइग्रेशन कर लो। अब माइग्रेशन दो टाइप का हो सकता है, या तो तुम किसी जगह से उस जगह आ रहे हो, इमिग्रेशन, ठीक है, तभी हम सिक्योरिटी जब चेक पे जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस होता है इसी वजह से। और दूसरा या तो उस जगह से निकल लो, जैसे गर्मी हो रही है, समर्स आने वाले हैं, तो चलो शिमला में जाके पढ़ते हैं, ऑनलाइन ही तो पढ़ना है, मैग्नेट ब्रेन्स है ही साथ में। तो बस प्रॉब्लम क्या है, तो वहां से तुम यहाँ से निकल गए, एमिग्रेशन, ठीक। तो तुम जनरली जो एमिग्रेशन या इसी को माइग्रेशन, माइग्रेटरी बर्ड्स करके बोलते हैं, जो वापस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें बर्ड्स आते हैं, साइबेरियन क्रेन आती है, करेक्ट। अब मॉडिफिकेशन बोलोगे मैम यहाँ तो सिर्फ प्लांट्स लिखा हुआ है, नहीं नहीं, प्लांट्स में तो डॉर्मेंसी होती ही है, पर साथ में जो एनिमल्स है, एनिमल्स ने अपनी बॉडी में क्या किया,
एक बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन किया। उसी बेसिस पे हम एनिमल को ही दो कैटेगरी में हमने वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसे? वार्म ब्लडेड, याद करो थोड़ी देर पहले 2-3 स्लाइड पहले मैंने बोला था, वापस हम स्टडी करेंगे। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो चलो यहीं आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर याद होगा तुम्हें तो मैमल्स जो है, अच्छा इस पॉइंट को डिस्कस करने के पहले एक समझो मॉडिफिकेशन, मतलब जैसे मैंने बोला वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, तो वार्म ब्लडेड को ही हम होम्योथर्मिक बोलते हैं और कोल्ड ब्लडेड को पॉइक्लोथर्मिक बोलते हैं। कैसे काम करेंगे, बस 2 मिनट रुक जाओ। अब बोलोगे मैम ये क्या है, वापस अभी तक मैंने 2 तुमको चीजें इंपॉर्टेंट मार्क करवाई है बुक में। एक पहला वो वाला जो ग्राफ था वो, और दूसरा मैंने नीश का बोला था। अब जो ये तीसरा इंपॉर्टेंट मार्क करो, जो 110% क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चाहो तो 3 स्टार मार्क कर लो, जिसका नाम है एलन्स रूल। एक साइंटिस्ट है एलन, उन्होंने एक रूल बोला था। क्या बोला था रूल, चलो देखते हैं कि मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, ऐसे मैमल जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, जनरली हैव शॉर्टर ईयर, उनके कान छोटे होते हैं, एंड लिम्स, मतलब हाथ पैर भी छोटे होते हैं। 2 टाइप के लिम्ब होते हैं, सामने वाले को बोलते हैं फोर लिम्ब, पीछे वाले को बोलते हैं हाइंड लिम्ब। हमारे फोर लिम्ब को हम हैंड्स बोलते हैं, हाइंड लिम्ब को पैर बोलते हैं। अब जानवरों में अगर मैं कुत्ते जो डॉग्स हैं या जो चारों पैरों पे चलते हैं, जो वो सारे के सारे 4 लिम्ब पे चलते हैं। फिशेस में 4 लिम्ब किस में डिवाइडेड रहती है, फिन्स में, और हाइंड लिम्स भी फिन्स में ही होती है। तो याद रखना हर ऑर्गेनिज्म वो चीज चेंज हो गई है। बर्ड्स में जाओगे तो 4 लिम्ब किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में, हाइंड लिम्ब अभी भी पैर में ही है। तो पर यहां बात किसकी कर रहे हैं हम, मैमल्स की। तो मैमल्स जो ठंडे एरिया में रहते हैं, उनके क्या ईयर्स और लिम्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं, ताकि उनको क्या करना है, मिनिमम हीट लॉस। याद रखो, अगर जैसे ऐसे समझो, ये चीज को समझने का सीधा सीधा तरीका, सुबह सुबह उठे, तुमने दूध पिया, दूध बहुत गर्म था, मम्मी को चिल्लाया, मम्मी दूध गर्म है, मैं नहीं पीऊंगा, मैं जा रहा हूं। मम्मी ने बोला रुको, एक काम करो, प्लेट में ले लो। तुमने प्लेट में डाला दूध, 2 मिनट में ठंडा। क्यों, जैसे ही तुमने सरफेस एरिया बढ़ाया, ज्यादा चीज इवेपोरेट हुई, वो पर्टिकुलर चीज ठंडी हो गई। सेम चीज हम में भी लगेगी। अगर हमारी बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है तो हीट लॉस ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे ये मैमल्स रह रहे हैं, उन्होंने बोला अब क्या किया जाए यार, तो एक उन्होंने बोला चलो तो धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं और अपने जो एक्सटर्नल ईयर्स हैं, ठीक है, उनका साइज क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। हाथ और पैर का साइज क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। क्यों, हमने क्या किया, उन्होंने सरफेस एरिया कम कर दिया। ठीक है, जैसे ही सरफेस एरिया कम किया तो हीट लॉस थोड़ा तो कंट्रोल में आएगा ना। और जो मैमल्स, हम भी हो सकते हैं, पर हमने क्या किया, हमने ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं, हम गए स्वेटर खरीदा और पहन लिया, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैमल्स अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला कि चलो क्या काम करते हैं कि ये दोनों जैसे ही शॉर्ट कर लिया तो क्या होगा, हीट लॉस कम होगा। इतना आया समझ में। तो वापस एलन रूल इंपॉर्टेंट है, ये 110% क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड का। सेक्शन बी में तो मिल ही जाने वाला है किसी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब 1.5 मार्क्स कैरी करता है ये एलन रूल, या तो 1 या तो 2, इन्हीं रेंज के बीच में तुमको मिलने वाला है ये क्वेश्चन। अब आगे अगली स्लाइड में उन्होंने लिखा है, आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब बोलोगे मामी कितनी टफ लैंग्वेज है, नहीं समझ में आ रहा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हम एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सुन लो, फिर अपन वहीं जाने वाले। एक को बोला मैंने वार्म ब्लडेड और एक को बोला मैंने कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, अब ये तुम बचपन से ये भी पढ़ते आ रहे हो, तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। अब ये समझने के लिए एक पहले कहानी सुनते हैं, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, तो सपोज करो मुझे हो रही है गर्मी, मैं हूं एक मैमल, तुम भी हो एक मैमल, मुझे हो रही है गर्मी, तो अब मैं एसी नहीं ऑन कर सकती। ठीक है, मैं कुछ बाहर की चीज नहीं यूज करूंगी, मेरे बॉडी में ही कुछ चेंजेस आएंगे। बताओ सबसे पहला चेंज क्या आएगा, जब गर्मी होती है तो क्या होता है, पसीना आने लगता है, होता है कि नहीं, स्वेटिंग, ऊह माँ यहाँ गर्मी है, बहुत गर्मी है, ऐसा बोलते हैं अपन, तो पसीना आने लगता है। पसीना कहाँ से आ रहा है, तुम्हारी स्किन से आ रहा है। तो जो तुम्हारी स्किन है ना, वो किसकी तरह काम कर रही है, हमारे बॉडी का एसी है, वो एयर कंडीशनर है। अब बोलोगे मैम एयर कंडीशनर कैसे हुआ, देखो
तुमको हो रही है गर्मी, तुमको गर्मी हो रही है, मतलब हमारी बॉडी हीट ज्यादा हो गई रिक्वायर्ड अमाउंट से। जितना हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर चाहिए था उससे धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब बोलोगे मैम बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या? मतलब जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें जितना टेम्परेचर चाहिए था उससे ज्यादा धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। वही ब्लड फ्लो होते होते गया ब्रेन में, ब्रेन ने बोला ओ माय गॉड अलर्ट, इसको कम करना है, नहीं तो इस इंसान की बॉडी के कुछ कुछ चीजें काम, कुछ कुछ क्या धीरे धीरे करके सारी चीजें बंद होने लगेंगी। ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं करता सेल, इस इंसान का काम नहीं करता, एक्सट्रीमोफाइल से है नहीं हम, ठीक है। तो अब तो ब्रेन ने बोला जल्दी से बॉडी के एसीज को ऑन करो, कूलर्स को ऑन करो। तो कूलर्स को ऑन कैसे किया? हमारी स्वेट ग्लैंड हो गई एक्टिवेट। अब वाटर की, जो भी हमारे ब्लड के अंदर वाटर था, याद करो वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हीट रिटेंशन प्रॉपर्टी। तो उसने क्या किया? ब्लड से जितना भी हीट था एब्जॉर्ब किया और बोला अब इस पानी का क्या करे, इसमें बहुत ज्यादा हीट है। तो ब्रेन ने बोला रखना थोड़ी ना है दद्दा, बाहर फेंकना है, और चला गया बाहर। कहाँ गया? स्वेट ग्लैंड से बाहर, और पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, कुछ टाइम बाद हाँ ठीक लग रहा है। पर अब क्या हुआ? पानी तो बाहर चला गया, प्यास भी लगने लगी, क्योंकि जो ऑलरेडी पानी घूम रहा था तुम्हारे ब्लड में वहां से उसका वॉल्यूम कम हो गया। तुमने बोला बहुत प्यास लग रही, जैसे पसीना आया तुमने बोला बहुत प्यास लग रही, दो दो भैया पानी दो, पानी दो, तुमने पानी पी लिया। तो हुआ कि नहीं तुम्हारा टेम्परेचर कूल? अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया कि चलो ठंडा करना है बॉडी को, तो स्वेटिंग हो रही है। अब बताओ ठंड लग रही है तो क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठंड लग रही है तो क्या होता है? तुम ऐसे कुछ कर ऐसे करते हो और के साथ यहाँ पे क्या आने लगता है? गूज बम्स, गूज फ्लैश आता है कि नहीं? तो वो बेसिकली क्या है? वो भी मैकेनिज्म है। तुमको लग रहा है कि तुमको ठंड लग रही है, करेक्ट, पर इसके नीचे जो मसल्स है, हमारे स्किन के नीचे जो मसल्स है वो आपस में ही फ्रिक्शन कर रही है। याद करो, अगर मैंने दोनों हाथ लिए और घिसा, ठंड में तो यही करते, बहुत जब ठंड लगती है ऐसे ऐसे घिसते, ओह ठंड लग रही है बाबा, बहुत ठंड लग रही है। तो हमारी बॉडी नेचुरली ये काम कर रही है। कैसे? उसने क्या किया? जितनी भी स्किन के नीचे मसल्स है वो आपस में ही फ्रिक्शन करने लगी। फ्रिक्शन का रिजल्ट क्या होगा? हीट होगा, और वही हीट तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप करने से तुमको बचाएगी। तो अब बोलोगे मैम ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि सिर्फ मैमल्स और बर्ड्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, और कंट्रोल करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सके। तो वो जो मेंटेनेंस का चीज है, जो मैं बोल रही, एक पर्टिकुलर चीज पे फिक्स रह सके, उसी को बोलते हैं होमियो। होमियो मतलब फिक्स है, स्टैसिस मतलब कंडीशन। तो देखो, आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। द प्रोसेस इज कॉल्ड होमियोस्टैसिस डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब ठंड आ गई, कोई बात नहीं, हम स्वेटर पहन लिए, पर स्वेटर पहनने के पहले हमारी बॉडी ने क्या किया? सब हुआ। तो उसने ट्राई तो किया ना। अब बोलोगे मैम फिर भी तो ठंड लगती। हाँ, तो उसने एक लिमिट तक ट्राई किया। फिर तुम्हारा दिमाग भी दिया है भगवान ने मतलब नेचर ने बनाया, तो उसने बोला भैया अब ना हो पाएगा हमसे, जाके चुपचाप स्वेटर पहन लो। तो अपन गए, स्वेटर पहन लिया, हीटर चला लिया, ठीक है। पर उसने तो ट्राई किया ना, ऐसे तो नहीं बोला अब कुछ कर नहीं सकते, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। सिमिलरली अगर ज्यादा गर्मी हो गई तो स्वेटिंग हो रही है, प्यास लग रही है, अब वो भी नहीं हो पा रहा है तो जाके कूलर के सामने बैठ गए, जैसे अभी जाके तुम बैठ रहे होगे, करेक्ट। तो डिस्पाइट वेरिंग मतलब चेंज हो रहा है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस मतलब एक ऐसी कंडीशन, इक्विलिब्रियम वाली, मतलब एकदम चिल वाली कंडीशन, बाहर कुछ भी हो जाए हम तो ऐसे ही रहने वाले भैया। तो मैमल्स और कौन? मैमल्स और बर्ड्स इसी कैटेगरी में आते, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। क्यों? उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, भले गर्मी हो भले ठंड हो, ठीक। अब इसी और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को होमियोस्टैसिस बोलते हैं। अब बोलोगे मैम जब बर्ड्स और मैमल्स आ गए तो बाकी का क्या? बाकी जितने बचे वो सबके सब कौन हो गए? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। मतलब उनको कोई लेना देना नहीं, मतलब बाहर गर्म, ओहो अपने पास तो मैकेनिज्म नहीं, चलो अंदर भी गर्म करते हैं। बाहर ड्रॉप, ओहो अब क्या करें, चलो नीचे भी ड्रॉप करते हैं। तो याद करो,
अगर तुमने पढ़ा होगा कि अर्थ कैसे डिस्ट्रॉय हुई, या डिस्ट्रॉय नहीं, ये बोलना गलत है, तुमको याद होगा कि डायनासोर कैसे गायब हो गए। अब डायनासोर कौन से वाले क्लास में आते थे? रेप्टिलिया। और मैंने बोला कि होमियोस्टैसिस जो है वो सिर्फ कौन शो करता है? मैमल और बर्ड्स। करेक्ट बोला कि नहीं मैंने? ओके 2 मिनट यहाँ देखो, ठीक है। मैंने बोला होमियोस्टैसिस, और जो ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म करते हैं उन्हीं को होमियोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरे जो कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं उनको हम पॉइक्लोथर्मिक बोलते हैं, करेक्ट। अब वार्म ब्लडेड में कौन आता है? मैमल्स और बर्ड्स। अब बोलोगे मैम ये तो हमको समझ में आ गया, रेप्टाइल वाली क्या कहानी सुना रहे थे? तो रेप्टाइल वाली में ये कहानी सुना रही थी कि अगर तुमको याद हो गया, बहुत सारी थ्योरी है, लिखा हुआ है कि डायनासोर एकदम चेंज क्लाइमेट हुआ। तो चेंज क्लाइमेट हुआ मतलब क्या? डायनासोर रह रहे थे एकदम अपनी चिल कर रहे थे, अब क्या हुआ? ऐसे बोलते हैं आइस एज आ गई। आइस एज मतलब एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो गया अर्थ का। तो एकदम टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से जो तुम्हारा रेप्टाइल कैटेगरी है, रेप्टाइल क्लास है जिसमें डायनासोर आते हैं, वो थे पॉइक्लोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। उनको तो सहन होने वाला है नहीं। उन्होंने बोला अच्छा मैम ने बोला है हम पॉइक्लोथर्मिक है तो बाहर अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा अब हमको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। उन्होंने तो कर लिया, पर प्रॉब्लम क्या हो गई? उतने पे सेल थोड़ी ना सर्वाइव करेगा, सेल गया खत्म। अब जब सेल खत्म होगा तो डायनासोर क्या करेगा? वो भी हो गया खत्म। तो बहुत सारी थ्योरी में से एक थ्योरी ये बोलती है कि डायनासोर कैसे एक्सटेंड हुए, एकदम सडन चेंज आया अर्थ के टेम्परेचर में, और वो टेम्परेचर चेंज डायनासोर टॉलरेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो कौन थे? पॉइक्लोथर्मिक। अगर मैमल होते तो टॉलरेट कर जाते। ठीक, इतना आया समझ में? अब अगले वाले इसमें, अब ये जो चौथा तुम इंपॉर्टेंट मार्क करने वाले हो, 2-3 स्टार जितने भी इच्छा हो बना लो, जो 110% क्वेश्चन वाली कैटेगरी में आता है, वो कौन सा है? ये वाला ग्राफ। अब इसी में कुछ टर्म्स तुमको पढ़ने हैं। जैसे तुमने देखा एक लिखा है रेगुलेटर, तो रेगुलेटर वो है जो होमियोस्टैसिस करते हैं, या रेगुलेटर वो है जिनको हम होमियोथर्मिक बोलते हैं। अभी देखा तुमने, इन्हीं को होमियोथर्मिक, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? रेगुलेटर। ठीक, इतना आया समझ में? तो रेगुलेटर बोलो या फिर होमियोथर्मिक बोलो, मतलब उनको बाहर से कोई लेना देना नहीं। बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, नो, बिल्कुल चिल है हम, क्योंकि हमारा तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन है। बाहर ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं, हमारा अंदर का टेम्परेचर कम ही है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? रेगुलेटर। दूसरा को बोलेंगे हम कॉनफॉर्मर। कॉनफॉर्मर कौन शो करता है? जो रहते हैं ये पॉइक्लोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, चलो भैया अपना भी ज्यादा करो। बाहर का टेम्परेचर कम, चलो भैया अपना टेम्परेचर भी कम करो। अब बोलोगे मैम ये क्यों बता रही हूं? देखो जरा, ये ग्राफ समझना है अपन को, ठीक है। तो रेगुलेटर में क्या बोलती थी कि रेगुलेटर बाहर जितना भी हो वो अपना कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है। देखो जरा, हम सबसे पहले रेगुलेटर का ही ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है? इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल मतलब यहां पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, ठीक है। कौन सा? बॉडी टेम्परेचर, अंदर के टेम्परेचर की। और एक्सटर्नल लेवल मतलब बाहर कितना टेम्परेचर है, ठीक। अब देखो रेगुलेटर, ध्यान से देखोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? उसको एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं, वो इसी पर्टिकुलर जगह फिक्स हो चुका है। तो बाहर कम हो मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट या टेम्परेचर कम हो या एक्सट्रीम ज्यादा हो, उसका तो रीडिंग भैया फिक्स रहने वाला है। मतलब ये इंटरनल लेवल मतलब इंटरनल टेम्परेचर तो फिक्स रहेगा। तो ये कौन है? यही रेगुलेटर्स बोलते हैं, क्योंकि हम रेगुलेट कर पा रहे ना। अब रेगुलेट बाहर से मत देखो, मतलब बाहर कितना भी हो रहा है, पर हमने रेगुलेट करके कैसे भी, पसीना निकाल के, पानी पी के, ठंडी होके, या फिर स्वेटर पहन के। आखिरी तो हमारे पास वही ऑप्शन रहता है भैया, मेरे पास तो वही ऑप्शन है, स्वेटर पहन लो, ठीक है। तो स्वेटर पहन के कुछ भी करके, पर बॉडी के अंदर हमने क्या किया? अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर दिया। तो हम किस में आए? रेगुलेटर में। इसलिए बाहर कितना भी कम हो, बाहर कितना भी ज्यादा हो, लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल बनी है, मतलब इसको एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं, वाई पे एक ही जगह वो फिक्स हो गई, ठीक। अब देखो दूसरा है कॉनफॉर्मर, या वही कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। देखो जरा इसकी रीडिंग कैसे लगाएंगे हम। पहले एक्स एक्सिस लो, चलो ये हटा देती हूँ, मतलब समझ में आएगा। एक्स एक्सिस लो, सपोज करो बाहर टेम्परेचर बढ़ा, अंदर भी बढ़ा, बाहर और बढ़ा, अंदर भी इस इंसान मतलब इंसान तो नहीं, ऑर्गेनिज्म ने बढ़ा लिया। यहाँ और बढ़ा, इसने बोला भैया हम तो और बढ़ाएंगे क्योंकि हम कॉन्फॉर्मर में आते कुछ नहीं कर सकते।
और ये बढ़ता चला गया। एक टाइम आएगा अगर वो ऑर्गेनिज्म नहीं टॉलरेट कर पाएगा उतनी हीट, मर जाएगा। ठीक, जैसे अब देखो, कहने को तो इंसान होम्योथर्मिक है, पर तुमने कुछ एक आध साल पहले न्यूज़ सुनी होगी या कुछ महीने पहले न्यूज़ सुनी होगी कि कनाडा में इतनी भीषण गर्मी हुई कि लोग मर गए। अब बोलोगे मैम वो तो मरनी चाहिए थे इस रूल के अकॉर्डिंग, करेक्ट, पर वो बहुत सालों से वहीं रह रहे थे तो वो बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ के मरे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी हैबिचुअल नहीं थी इतना हीट टॉलरेट करने का, करेक्ट, और इतनी हीट आ गई तो बीमार हुए और अल्टीमेटली मर गए। ठीक, अब उसके बाद अब बोलोगे मैम कॉन्फॉर्मर समझ में आ गया, रेगुलेटर समझ में आ गया, ये क्या लिखा हुआ है पार्शियल रेगुलेटर। तो पार्शियल रेगुलेटर उनको बोलते हैं जो आधे तक तो कॉन्फॉर्मर की तरह बिहेव करेंगे, फिर उनको एकदम याद आएगा नहीं 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 जिंदा रहने का है, तो क्या करें, चलो रेगुलेटर की तरह बन जाते। तो देखो कैसे रीडिंग लगाओगे, ब्लू वाली जो लाइन है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट या फैक्टर्स बढ़े, अंदर बढ़ाया, बाहर बढ़ा, अंदर बढ़ाया, बाहर बढ़ा, अंदर बढ़ाया, पर एक ऐसा थ्रेशहोल्ड पॉइंट आया, उन्होंने बोला नाथ बाबा इसके बाद अगर यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो कॉन्फॉर्मर की तरह हालत हो जाएगी, डायनासोर की तरह हालत हो जाएगी, निपट ही जाएंगे हो सकता है ना, अगर इस जगह से भागे नहीं तो, मतलब याद करो माइग्रेट नहीं किए तो उन्होंने बोला एक काम करते, जान दो बहुत रह लिए कॉन्फॉर्मर, चलो चेंज करते हैं अंदर का सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म और हम बिहेव करने लगेंगे किनकी तरह, रेगुलेटर की तरह। तो अब भले टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, हम अपना बॉडी का टेम्परेचर करने वाले हैं मेंटेन। इतना आया क्या समझ में? तो 4 चीजें अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाई है, स्टार मार्क करवाई है, जो 110% क्वेश्चन है। चलो अगले स्लाइड में मूव करते हैं। तो ये वाला स्लाइड मैंने समझा दिया था, ऑर्गेनिज्म होम्योथर्मिक, 2 मैमल्स और बर्ड्स। अब सोचो मैमल्स में ऐसा क्या है, स्वेट ग्लैंड्स है हमारे पास, सेबेशियस ग्लैंड्स है, बर्ड्स के पास ऐसा क्या है, बर्ड्स के पास भी स्वेट ग्लैंड है। अब बोलोगे मैम दिखती थोड़ी ना, हाँ फेदर से कवर है तो कहाँ से दिखेगी। ठीक, अब ये दोनों को क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। गर्म मतलब उबलता हुआ खून नहीं है, उसको बोला गया जिनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी वजह से याद करो पहले वाले चैप्टर में अगर तुमको याद होगा कि मॉस्किटो क्यों मैमल का ब्लड लेता है, क्योंकि अगर याद होगा मॉस्किटो जो है मलेरिया वाला, मैं एकदम स्पेसिफिकली मलेरिया वाला पैरासाइट के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो एनोफिलीज है, हमेशा रखो मच्छर नहीं काटता, मच्छरी काटती है। क्यों काटती है? क्योंकि उसको अपने एग्स के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, वार्म ब्लड चाहिए होता है, और वार्म ब्लड कौन सप्लाई करने वाला है, मैमल्स और बर्ड्स। अब बोलोगे मैम बर्ड्स के पास क्यों नहीं जाता, अरे इतना फेदर है कहाँ से जाएगी, फिर बचा कौन, चलो मैमल्स। मैमल्स में भी मेजॉरिटी के पास हेयर्स हैं, फिर बचा कौन, अपन ही बच गए, बचे कि नहीं। ऐसा तो अगर तुमने देखा होगा हाथी भी कंटिन्यूअसली खुद के ऊपर मिट्टी डालता रहता है, क्यों, वो भी वार्म ब्लडेड है तो उनको भी मच्छर काटते हैं, तो मच्छर काटने के बचने के लिए वो कंटिन्यूअस अपने बॉडी के ऊपर मिट्टी डालता है। तो क्या होगा कि जितने भी मच्छर काट रहे होंगे तो एक लेयर मेंटेन हो जाएगी। ठीक, ये तो हुई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो तुम्हें ये समझ में आया उस लिंक से कि क्यों एनोफिलीज वार्म ब्लडेड के पास जाती है, क्योंकि उनका ब्लड क्या रहता है, मेंटेन रहता है, जो उसके एग के हैचिंग के लिए या एग की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पोइक्लोथर्मिक को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, और जिसमें 99% बाकी जितने भी बच गए सबके सब क्या है, पोइक्लोथर्मिक। मच्छर खुद भी तो पोइक्लोथर्मिक है, तभी तो वार्म ब्लडेड की तरफ जाता है। चलो अगले स्लाइड पे आते हैं। तो अब अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सेज होते हैं, कैसे, हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, करेक्ट। अभी हमने बोला एलेंस रूल पढ़ा था, सरफेस एरिया को हमें कम करना है, तो उन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म, जो मैमल्स कहाँ रहते हैं, कोल्ड एरिया में रहते हैं, देखो उनका क्या बोला था कि जो ईयर है, दिख रहा है ईयर का साइज छोटा है, उसके बाद लिम्स का भी साइज छोटा है, क्यों, हीट लॉस को कम करना है। सिंस स्मॉल एनिमल हैव अ लार्जर सरफेस एरिया, अब जो छोटे छोटे एनिमल है जैसे ये पेंगुइन हो गया, स्मॉल एनिमल हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैथ्स वाला चैप्टर कुछ याद आया वो। दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, बट अब ये छोटा जानवर है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का रेशियो भी हाई है, तो क्या होगा, जितना ज्यादा रेशियो रहेगा उतना बॉडी हीट लॉस हो गया। अब उसको रोकने के लिए क्या करें, देखो वेरी फास्ट, व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड देन दे हैव टू स्पेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। मतलब जितना हीट लॉस हो रहा है तो हीट को करने के लिए क्या करें, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओ। सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे हो मतलब न्यूट्रिशन पूरे टाइम कंटिन्यू रखो, मतलब खाते पीते रहो पूरे टाइम।
अगर इसी पॉइंट पे याद आ रहा होगा तो हमिंग बर्ड पूरे टाइम खाती रहती मतलब फ्रूट जितना भी फ्लावर है उसका नेक्टर कंटिन्यूसली पीती रहती है। अगर तुमको जनरल नॉलेज बता रही हूं, बर्ड अपने वेट से, अपने मतलब मेरे नहीं, उसका जो वेट है उसके वेट से 5 टाइम्स खाना खाती है। मतलब अगर वो बर्ड 10 ग्राम की होगी तो उसका एक दिन का खाना कितने ग्राम का होगा? 50 ग्राम का होगा। कुछ आ रहा है? क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो ज्यादा है, हीट लॉस ज्यादा होगी तो भैया सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा हीट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो एटीपी ज्यादा चाहिए। एटीपी कहां से मिलेगा? न्यूट्रिशन से मिलेगा, ग्लूकोज से मिलेगा। ग्लूकोज कहां से मिलेगा? खाने से मिलेगा। अब इस हमिंग बर्ड का बेचारी का खाना ही क्या है? नेक्टर। तो पूरे टाइम मेहनत करो और फ्लावर का जो नेक्टर है वो पीते रहो। अब इसीलिए ये एक मेन रीजन है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। अगर उन्होंने बोला जान दो, हम इतना कौन करे, पूरे टाइम कौन खाना खाए, एक काम करते हैं यहाँ रहते ही नहीं है, ठीक है, रहेंगे ही नहीं, बात ही खत्म, कौन मॉडिफिकेशन करे। तो ये था तुम्हारा इस वाली स्लाइड का कंटेंट कि रिस्पॉन्स के लिए क्या करोगे। एलेंस रूल याद रखना कि जो सरफेस एरिया ईयर और लिम्स का जो भी तुम्हारा मतलब साइज है उसको छोटा कर दो तो हीट लॉस कम। उसके बाद अगर छोटे एनिमल में ये चीज नहीं हो सकती तो हमें छोटे एनिमल दिखेंगे ही कम तुम्हारे पोलर रीजन पर। तो अब मैग्नेट ब्रेन हिंदी में भी है, क्यों हिंदी मीडियम वाले पीछे रहे? तो ज़रूर बच्चों अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, जो भी जानते हो, जो भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनको बताना हमने नया चैनल शुरू किया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी करके। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले वो यहाँ आके अपना कंटेंट देख सकते हैं, भाई फ्री और फ्री। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा नहीं करने वाले हम लोग कि 2 चैप्टर पढ़ाएंगे फिर बोलेंगे चलो अब कूपन लगाओ, चलो सब्सक्राइब करो, चलो परचेस करो। नो, सब कुछ क्या है? फ्री है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगले लेक्चर में।